इस चैप्टर में हम निम्नलिखित प्रश्नों को संबोधित करेंगे। ई मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की रोल क्या है? दो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स क्या है? सम मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कैसे काम करते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशंस डेवलप करने के मेजर स्टेप्स क्या हैं? 5 कम्युनिकेशंस मिक्स को कैसे सेट और इवैल्यूएट किया जाना चाहिए? इस वीक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्रोग्राम क्या है? डिजाइनिंग और मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। आजकल की मार्केटिंग में सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करना, उसकी अट्रैक्टिव प्राइसिंग करना और उसे एक्सेसिबल बनाना ही काफी नहीं है। कंपनीज को अपने प्रेजेंट और पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स और जनरल पब्लिक के साथ भी कम्युनिकेट करना होता है। इसलिए ज्यादातर मार्केटर्स के लिए सवाल ये नहीं है कि कम्युनिकेट करना है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या कहना है, कैसे और कब कहना है, किससे कहना है और कितनी बार कहना है। कंज्यूमर्स के पास सैकड़ों केबल और सैटेलाइट टीवी चैनल्स, हजारों मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स और लाखों इंटरनेट पेजेस हैं, और वे एक्टिवली डिसाइड कर रहे हैं कि वे कौन से कम्युनिकेशंस रिसीव करना चाहते हैं। अपने टारगेट मार्केट्स तक इफेक्टिवली रीच करने और उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए होलिस्टिक मार्केटर्स अलग अलग तरह के कम्युनिकेशंस का क्रिएटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें कि मोंडेलिजेड इंटरनेशनल ने एक ग्लोबल कुकी ब्रांड बनाने में क्या किया है। ओरियो की ग्लोबल ब्रांड पोजिशनिंग मिल्क्स फेवरेट कुकी और मोमेंट्स ऑफ टुगेदरनेस पर फोकस करती है, अलग अलग देशों में अलग अलग कम्युनिकेशंस का यूज करके। यूनाइटेड स्टेट्स में बेहद सक्सेसफुल सेलिब्रेट द किड इनसाइड कैंपेन को ब्रांड की ईबीआई एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस ने और मजबूत किया। एड्स और इन-स्टोर कॉन्टेस्ट्स ने एक बर्थडे पार्टी जैसा माहौल बनाया और ओरियो को दूध के साथ खाने के ट्विस्ट, लिक एंड डंक मेथड पर फोकस किया। ईबीआई डे डेली ट्विस्ट प्रमोशन ने ऑनलाइन और प्रिंट एड्स में ब्रांड को कई कल्चरल इमेजेस, आइकॉन्स और इवेंट्स के साथ जोड़ा, जैसे एल्विस प्रेस्ली वीक, द मार्स रोवर, गे प्राइड वीक और बैस्टियल डे। ओरियो के बर्थडे पेज को फेसबुक पर 2.5 करोड़ लाइक्स मिले और यूएस में सेल्स 25% बढ़ गईं। फरवरी 2013 में सुपर बॉल के दौरान जब आधे घंटे से ज्यादा समय तक स्टेडियम में बिजली चली गई, तब ब्रांड के लिए एक ट्वीट झट से भेजा गया, पावर आउट? नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल डंक इन द डार्क, जो उस गेम की सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित बात बन गई। इंडिया में लॉन्च एड्स में एक पिता और पुत्र को ट्विस्ट, लिक एंड डंक रिचुअल करते हुए दिखाया गया। वहां पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पर एक ओरियो टुगेदरनेस प्लेज साइन किया, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों के साथ और क्वालिटी टाइम बिताने का वादा किया। एक ओरियो टुगेदरनेस बस पूरे देश में घूमती रही, जिससे पेरेंट्स और बच्चों को फन फैमिली मोमेंट्स एंजॉय करने का एक प्लेटफॉर्म मिला। अलग अलग मार्केट्स में इन वेरियस कम्युनिकेशंस के जरिए ओरियो एक मजबूत ग्लोबल पोजिशनिंग एस्टैब्लिश कर रहा है। लेकिन जब कुछ मार्केटर्स ट्रेडिशनल मीडिया से दूर भाग रहे हैं, तब भी उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कमर्शियल क्लटर बहुत ज्यादा है। एक एवरेज सिटी ड्वेलर एक दिन में अनुमानित 3000 से 5000 एड मैसेजेस देखता है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट और एड्स गैस स्टेशंस, ग्रोसरी स्टोर्स, डॉक्टर्स ऑफिसेज और बिग बॉक्स रिटेलर्स पर दिखाई देते हैं। लगभग हर मीडियम और फॉर्म में मार्केटिंग कम्युनिकेशंस बढ़ रहे हैं, और कुछ कंज्यूमर्स को लगता है कि वे इंक्रीजिंगली इन्वेसिव हैं। मार्केटर्स को टेक्नोलॉजी का यूज करने में क्रिएटिव होना चाहिए, लेकिन कंज्यूमर्स की लाइव्स में इंट्रूड नहीं करना चाहिए। एक एजेंसी जिसने इस नए डिजिटल एरा में अपने क्लाइंट्स के लिए ब्रड्स बिल्ड करने और सेल्स बढ़ाने में महारत हासिल की है, वो है अक्का। अक्का 2001 में स्थापित अक्का ऑल नोन क्वेश्चंस आंसर्ड का अब्रीविएशन वीजा, एक्सबॉक्स, क्लोरॉक्स और अदर्स जैसे क्लाइंट्स के लिए अपनी क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज के कारण एक प्रीमियर डिजिटल एड एजेंसीज के रूप में उभरी है। आउडी के लिए एक ऑनलाइन एड ने हैलोवीन नाइट पर एक कार के डैशबोर्ड का विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू लिया, ताकि आउडी अच्छा के थर्मल इमेजिंग नाइट विजन असिस्टेंट की वैल्यू को एक सेफ्टी फीचर के रूप में दिखाया जा सके, जो ड्राइवर्स को मुश्किल से दिखने वाले ट्रिक और ट्रीटर्स से बचने में मदद करता है। यह एड ऑनलाइन इतनी अच्छी तरह रिसीव की गई कि यह प्राइम टाइम नेटवर्क टीवी पर भी चली। हाइनेकन के लिए AKQA ने अवार्ड विनिंग स्टार प्लेयर गेम क्रिएट किया, जिसने ब्रांड के यूएफा चैंपियंस लीग सॉकर स्पॉन्सरशिप का फायदा उठाया।
एक स्मार्टफोन या ब्रांड के फेसबुक पेज का यूज करके सॉकर फैंस एक टेलीवाइज्ड मैच को एक साथ देख सकते थे, रियल टाइम में गेम खेल सकते थे ताकि प्रिडिक्ट कर सकें कि मैच में आगे क्या होगा और अपने रिजल्ट्स ट्विटर और फेसबुक पर पब्लिश कर सकते थे। अपने लॉन्ग टाइम क्लाइंट नाइकी के लिए अक्का ने कई तरह के ऐप्स और गेम्स क्रिएट किए हैं, जैसे एक ऐप नाइकी प्लस काइनेक्ट फॉर होम फिटनेस ट्रेनिंग को लॉन्च करने में मदद करने के लिए। एजेंसी ने सिंगर एली गोल्डिंग और उनके गाने रन इनटू द लाइट को फीचर करते हुए एक अटेंशन गेटिंग ऑनलाइन शॉर्ट भी प्रोड्यूस किया ताकि नाइकी जैक के साथ रनिंग के परफॉर्मेंस और सोशल बेनिफिट्स को प्रमोट किया जा सके। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स। इस नए कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में हालांकि एडवर्टाइजिंग अक्सर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्रोग्राम का एक सेंट्रल एलिमेंट होता है, लेकिन आमतौर पर सेल्स और ब्रांड तथा कस्टमर इक्विटी बिल्ड करने के लिए यह अकेला नहीं होता या यहाँ तक कि सबसे इम्पोर्टेंट भी नहीं होता। मोंडर्स इंटरनेशनल उस एरिया में एडवांटेज हासिल करने के लिए 9 डिजिटल स्टार्टअप्स के साथ पार्टनर कर रहा है और अपने मार्केटिंग बजट का 10% मोबाइल पर खर्च करने के लिए कमिट कर रहा है। अपने डाइवर्स ऑडियंस को एंगेज करने के लिए जी एक इन-हाउस कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया टीम का यूज करता है ताकि स्टोरी टेलर का रोल प्ले किया जा सके और कंपनी की एक्टिविटीज को कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक्सप्लेन किया जा सके। ओशन स्प्रे क्रैनबेरी ग्रोअर्स का एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव ने सेल्स को टर्न अराउंड करने के लिए कई तरह के कम्युनिकेशन व्हीकल्स का यूज किया है। ओशन स्प्रे कड़ी कंपटीशन, एडवर्स कंज्यूमर ट्रेंड्स और लगभग एक दशक से घटती सेल्स का सामना करते हुए ओशन स्प्रे के कुक एंड रोमांजी और आर्नल्ड वर्ल्ड वाइड ने क्रैनबेरी को सरप्राइजिंगली वर्सेटाइल लिटिल फ्रूट दैट सप्लाइज मॉडर्न डे बेनिफिट्स के रूप में फिर से इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक ट्रू 360 डिग्री कैंपेन का यूज किया जिसमें मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के सभी पहलुओं का इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स तक अलग अलग सेटिंग्स में पहुंचा गया। उनका मकसद प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज, क्रैनबेरी सॉस, फ्रूट जूसेस और ड्राइड क्रैनबेरीज इन डिफरेंट फॉर्म्स को सपोर्ट करना था और इस फैक्ट का फायदा उठाना था कि ब्रांड क्रैनबेरी बॉग्स में पैदा हुआ था और अब भी वही है। एजेंसी ने एक ऑथेंटिक, ऑनेस्ट और शायद सरप्राइजिंग स्टोरी बताने का फैसला किया जिसे स्ट्रेट फ्रॉम द बॉग कहा गया। कैंपेन को 2 की ब्रांड बेनिफिट्स को भी रीइंफोर्स करने के लिए डिजाइन किया गया था कि ओशन स्प्रे प्रोडक्ट्स का टेस्ट अच्छा था और वे आपके लिए अच्छे थे। पीआर ने एक क्रूशल रोल प्ले किया। मिनिएचर बॉग्स को मैनहट्टन लाया गया और उन्हें एनबीसी टुडे के मॉर्निंग सेगमेंट में फीचर किया गया। एक बॉग्स अक्रॉस अमेरिका टूर इस एक्सपीरियंस को लॉस एंजलिस और शिकागो तक ले गई। टेलीविजन और प्रिंट एडवर्टाइजिंग में 2 ग्रोअर्स एक्टर्स द्वारा डिपिक्ट किए गए को एक बॉग में कमर तक खड़े होकर बात करते हुए दिखाया गया, अक्सर ह्यूमरसली, कि वे क्या करते हैं। कैंपेन में एक वेबसाइट, इन-स्टोर डिस्प्लेस और कंज्यूमर्स के लिए और ग्रोअर्स कोऑपरेटिव के मेंबर्स के लिए इवेंट्स भी शामिल थे। प्रोडक्ट इनोवेशन भी क्रूशल थी। नए फ्लेवर ब्लेंड्स इंट्रोड्यूस किए गए, साथ ही E% जूसेस की एक लाइन, डाइट और लाइट वर्जन्स, अ क्रेजन स्वीटन ड्राइड क्रैनबेरीज। उसके बाद से फेम्ड शेफ मिंगजाई न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर में एक पॉपअप रेस्टोरेंट में दिखाई दिए और एक लीप ईयर प्रमोशन ने कंज्यूमर्स से क्रेजन्स की ओर लीप करने का आग्रह किया। कैंपेन ने अपना निशाना साधा। फ्रूट जूस कैटेगरी में लगातार डिक्लाइन के बावजूद अपने पहले 5 वर्षों में सेल्स को एवरेज 10% तक बढ़ा दिया। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स में कम्युनिकेशन के 8 मेजर मोड्स होते हैं। 1. एडवर्टाइजिंग किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज की नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन का कोई भी पेड फॉर्म, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, ब्रॉडकास्ट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन, network media, telephone, cable, satellite, wireless, electronic media, audio tape, video disc, CD-ROM, web page, or display media, billboards, signs, posters. ए माध्यम से हर सेल्स प्रमोशन किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ट्रायल या परचेस को इंकरेज करने के लिए तरह के शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, इनमें कंज्यूमर प्रमोशंस जैसे सैम्पल्स, कूपन्स और प्रीमियम्स, ट्रेड प्रमोशंस जैसे एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले अलाउंसेस और बिजनेस एंड सेल्स फोर्स प्रमोशंस, सेल्स रेप्स के लिए कॉन्टेस्ट्स शामिल हैं। अगर ठीक से किया जाए तो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। यह चैप्टर बताता है कि वे कैसे काम करते हैं और एक कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं।
यह इस बात पर भी चर्चा करता है कि होलिस्टिक मार्केटर्स मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को कैसे कंबाइन और इंटीग्रेट करते हैं। चैप्टर और मास कम्युनिकेशंस की जांच करता है, जिसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस शामिल हैं। चैप्टर 21 डिजिटल कम्युनिकेशंस को देखता है, जैसे ऑनलाइन, सोशल मीडिया और मोबाइल मार्केटिंग, और चैप्टर 22 पर्सनल कम्युनिकेशंस की खोज करता है, जिसमें डायरेक्ट और डेटाबेस मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग शामिल हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का रोल। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस वो तरीके हैं जिनसे फर्म्स अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के बारे में इन्फॉर्म, पर्सुएड और रिमाइंड करने की कोशिश करती हैं। एक तरह से ये कंपनी और उसके ब्रांड्स की आवाज़ है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे फर्म कंज्यूमर्स के साथ एक डायलॉग एस्टैब्लिश कर सकती है और रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकती है। कस्टमर लॉयल्टी को मजबूत करके ये कस्टमर इक्विटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कंज्यूमर्स को ये भी दिखाते हैं कि कोई प्रोडक्ट कैसे और क्यों यूज किया जाता है, किसके द्वारा, कहाँ और कब। कंज्यूमर्स ये जान सकते हैं कि प्रोडक्ट को कौन बनाता है और कंपनी और ब्रांड किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, और वे इसे ट्राई या यूज करने के लिए मोटिवेटेड हो सकते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कंपनीज को अपने ब्रांड्स को दूसरे लोगों, प्लेसेस, इवेंट्स, ब्रांड्स, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और चीज़ों से लिंक करने की अनुमति देते हैं। ये ब्रांड इक्विटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ब्रांड को मेमोरी में एस्टैब्लिश करके और एक ब्रांड इमेज क्रिएट करके, साथ ही सेल्स को बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि शेयर होल्डर वैल्यू को भी अफेक्ट कर सकते हैं। बदलता हुआ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का माहौल। टेक्नोलॉजी और दूसरे फैक्टर्स ने उस तरीके को बहुत बदल दिया है जिस तरह से कंज्यूमर्स कम्युनिकेशंस को प्रोसेस करते हैं, और यहाँ तक कि वे उन्हें प्रोसेस करना चाहते हैं या नहीं। पावरफुल स्मार्टफोन्स, ब्रॉडबैंड और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस और एड स्किपिंग डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स (DVRs) के तेजी से फैलने ने मास मीडिया की इफेक्टिवनेस को कम कर दिया है। 1960 में एक कंपनी 3 टीवी नेटवर्क्स ABC, CBS और NBC पर एक साथ प्रसारित होने वाले एक 30 सेकंड कमर्शियल के साथ 80% US वुमेन तक पहुंच सकती थी। आज इसी मार्केटिंग उपलब्धि को हासिल करने के लिए उसी एड को 100 या उससे अधिक चैनल्स पर चलना होगा। मार्केटिंग इनसाइट डोंट टच दैट रिमोट टेलीविजन एडवर्टाइजिंग में कुछ डेवलपमेंट्स को डिस्क्राइब करता है। डोंट टच दैट रिमोट। कंज्यूमर्स के पास मार्केट प्लेस में कितनी ज्यादा पावर है, ये शायद टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग से बेहतर कहीं और नहीं दिखता। यहाँ डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स (DVRs) व्यूअर्स को शोज देखने की आज़ादी देते हैं जब वे चाहें, और फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाकर एड स्किप कर सकते हैं। आधे से ज्यादा US अडल्ट्स जिनके पास मल्टीचैनल वीडियो सर्विस का सब्सक्रिप्शन है, उनके पास एक DVR है, और जो व्यूअर्स इसे यूज करते हैं उनमें से 60% से 70% कमर्शियल्स को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। बाकी या तो एड्स पसंद करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, या उन्हें स्किप करने की जहमत नहीं उठा सकते। क्या ये सब बुरा है? हैरानी की बात है कि रिसर्च से पता चलता है कि फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए किसी एड पर फोकस करते समय कंज्यूमर्स असल में काफ़ी इंफॉर्मेशन रिटेन और रिकॉल कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड मोड में सबसे सक्सेसफुल एड्स वो थे जिन्हें कंज्यूमर्स पहले ही देख चुके थे, जिनमें फैमिलियर कैरेक्टर्स का यूज किया गया था और जिनमें बहुत सारे सीन्स नहीं थे। इससे ये भी मदद मिली कि ब्रांड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के सेंटर में हो, जहां व्यूअर्स की नज़र स्किपिंग करते समय फोकस करती है। हालांकि कंज्यूमर्स को अगले दिन किसी एड को रिकॉल करने की संभावना तब भी ज्यादा होती है जब उन्होंने उसे लाइव देखा हो, लेकिन कुछ ब्रांड रिकॉल तब भी होता है जब एक एड को जानबूझकर स्किप किया गया हो। एक और चैलेंज जिसका मार्केटर्स को लंबे समय से सामना करना पड़ रहा है, वो है कमर्शियल ब्रेक्स के दौरान व्यूअर्स की चैनल स्विच करने की टेंडेंसी। हालांकि हाल ही में नीलसन, जो टेलीविजन प्रोग्राम रेटिंग्स हैंडल करता है, ने स्पेसिफिक एड्स के लिए रेटिंग्स ऑफर करना शुरू कर दिया है। पहले एडवर्टाइजर्स को प्रोग्राम की रेटिंग के आधार पर एयर टाइम के लिए पे करना पड़ता था, भले ही 5% से 15% तक कंज्यूमर्स टेम्परेरीली ट्यून अवे कर लेते थे। अब वे एक्चुअल ऑडियंस के साइज के आधार पर पे कर सकते हैं जो उनके एड के दिखाए जाने के समय अवेलेबल होती है।
कमर्शियल ब्रेक्स के दौरान व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मेजर ब्रॉडकास्ट और केबल नेटवर्क्स ब्रेक्स को शॉर्टन कर रहे हैं और उन्हें तब तक डिले कर रहे हैं जब तक व्यूअर्स के किसी प्रोग्राम में एंगेज्ड होने की संभावना ज्यादा न हो जाए। मार्केटर्स के लिए एक नया चैलेंज है टाइम शिफ्टेड व्यूइंग, जो DVRs परमिट करते हैं क्योंकि ज्यादा कंज्यूमर्स अपने टीवी स्केड्यूल को खुद कंट्रोल करते हैं। नीलसन अब लाइव जैसा और लाइव जैसी रेटिंग्स इंक्लूड करता है ताकि इनिशियल एयरिंग के 3 या 7 दिन बाद होने वाले व्यूइंग को कैप्चर किया जा सके। कुछ प्रोग्राम्स और टाइम स्लॉट्स के लिए डिलेड व्यूअरशिप को ऐड करने से ऑडियंस के साइज में बड़ा अंतर आ सकता है। Some events and experiences, company-sponsored activities और programs जो consumers के साथ daily या special brand-related interactions create करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनमें sports, arts, entertainment, cause events के साथ-साथ less formal activities भी शामिल हैं। Public relations and publicity कई तरह के programs जो company के employees को internally या consumers, other firms, the government, और मीडिया को एक्सटर्नली डायरेक्ट किए गए हैं ताकि कंपनी की इमेज या उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट कम्युनिकेशंस को प्रमोट या प्रोटेक्ट किया जा सके। वो ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स जो कस्टमर्स या प्रॉस्पेक्ट्स को एंगेज करने और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अवेयरनेस बढ़ाने, इमेज इंप्रूव करने या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल्स इलिसिट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस मोबाइल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का एक स्पेशल फॉर्म जो कम्युनिकेशंस को कंज्यूमर के सेल फोन्स, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पर प्लेस करता है। डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग, मेल, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और इंटरनेट का यूज स्पेसिफिक कस्टमर्स और प्रॉस्पेक्ट्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करने या इनसे रिस्पॉन्स या डायलॉग सोलिसिट करने के लिए। बाय पर्सनल सेलिंग्स, एक या एक से अधिक प्रोस्पेक्टिव परचेसर्स के साथ फेस टू फेस इंटरैक्शन प्रेजेंटेशंस देने, क्वेश्चंस का आंसर देने और ऑर्डर्स प्रोक्योर करने के पर्पस। टेबल 19.1 इन प्लेटफॉर्म्स के एग्जाम्पल्स लिस्ट करता है, लेकिन कंपनी कम्युनिकेशन इनसे आगे जाता है। प्रोडक्ट की स्टाइलिंग और प्राइस, पैकेज का शेप और कलर, सेल्स पर्सन का मैनर और ड्रेस, स्टोर का डेकोर और कंपनी की स्टेशनरी सभी बायर्स को कुछ कम्युनिकेट करते हैं। हर ब्रांड कॉन्टैक्ट एक इंप्रेशन देता है जो कस्टमर के कंपनी के बारे में व्यू को स्ट्रेंथन या वीकन कर सकता है। जैसा कि चैप्टर 1 में बताया गया है, कम्युनिकेशन ऑप्शंस पेड मीडिया, टीवी, प्रिंट, डायरेक्ट मेल जैसे ट्रेडिशनल आउटलेट्स, ओन्ड मीडिया, कंपनी कंट्रोल्ड ऑप्शंस जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया और अर्न्ड मीडिया, वर्चुअल या रियल वर्ल्ड वर्ड ऑफ माउथ, प्रेस कवरेज में दिखाई देते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कैसे काम करते हैं? हर मीडियम में मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज कई तरीकों से ब्रांड इक्विटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और सेल्स बढ़ाते हैं। ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करके, कंज्यूमर्स की मेमोरीज में ब्रांड इमेज बनाकर, पॉजिटिव ब्रांड जजमेंट्स या फीलिंग्स पैदा करके और कंज्यूमर लॉयल्टी को मजबूत करके। ब्रांड एसोसिएशंस कैसे बनते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी कंज्यूमर के पास सुब्रू का आउटडोर्स, एक्टिव और रगेड के साथ एक स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल और यूनिक ब्रांड एसोसिएशन हो क्योंकि एक टीवी एड में कार को रफ टेरेन पर ड्राइव करते हुए दिखाया गया है या क्योंकि सुब्रू स्की, कायाक और माउंटेन बाइक इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है। सुब्रू की ब्रांड इक्विटी के मामले में इम्पैक्ट एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस एक्टिविटीज को एक कंसिस्टेंट मैसेज देने और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग अचीव करने के लिए इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इन्हें प्लान करने का स्टार्टिंग पॉइंट एक कम्युनिकेशन ऑडिट है जो टारगेट मार्केट में कस्टमर्स के कंपनी और उसके सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ होने वाले सभी इंटरैक्शंस का प्रोफाइल तैयार करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो एक नया स्मार्टफोन खरीदने में इंटरेस्टेड है, वह अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से बात कर सकता है, टेलीविजन एड्स देख सकता है, आर्टिकल्स पढ़ सकता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है और एक स्टोर में स्मार्टफोन्स देख सकता है। सही कम्युनिकेशंस प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने और एफिशिएंटली पैसे एलोकेट करने के लिए मार्केटर्स को असेस करने की ज़रूरत है कि बाइंग प्रोसेस के हर स्टेज पर कौन से एक्सपीरियंसेस और इंप्रेशंस सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालेंगे। इन इंसाइट्स के साथ वे मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को एक्सपीरियंसेस और इंप्रेशंस को अफेक्ट करने, कस्टमर लॉयल्टी और ब्रांड इक्विटी बिल्ड करने और सेल्स बढ़ाने की उनकी एबिलिटी के अनुसार जज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रपोज्ड एड कैंपेन अवेयरनेस में कितना कंट्रीब्यूट करती है या ब्रांड एसोसिएशंस क्रिएट, मेंटेन और स्ट्रेंथन करने में।
क्या कोई स्पॉन्सरशिप कंज्यूमर्स के ब्रांड जजमेंट्स और फीलिंग्स को इम्प्रूव करता है? क्या कोई प्रमोशन कंज्यूमर्स को किसी प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदने के लिए एनकरेज करता है? किस प्राइस प्रीमियम पर? ब्रांड इक्विटी बिल्ड करने में मार्केटर्स को मीडिया न्यूट्रल होना चाहिए और सभी कम्युनिकेशन ऑप्शंस को इफेक्टिवनेस यह कितनी अच्छी तरह काम करता है और एफिशिएंसी इसकी कॉस्ट कितनी है के आधार पर इवैल्यूएट करना चाहिए। क्राइसलर का डॉज डुरैंगो के लिए एक अनकन्वेंशनल कैंपेन के साथ गैम्बल एक ऐसा मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम है जो सफल होता दिखाई दिया। डॉज डुरंगो अपने 2013 डॉज डुरंगो को प्रमोट करने के लिए क्राइसलर ने एक्टर विल फेरल को रोन बर्गंडी के कैरेक्टर में चुना ताकि फेरल के एंकरमैन सिक्वल के रिलीज के साथ एक एड क्रिएट की जा सके। पैरामाउंट प्रोडक्शंस, वाइडन प्लस केनेडी एड एजेंसी और फन्नी और डाई की वेबसाइट प्रोडक्शन कंपनी ने मिलकर टीवी के लिए दर्जनों कमर्शियल्स और इंटरनेट के लिए शॉर्ट फिल्म्स शूट की, जिनमें क्लासी लेकिन क्लूलेस 1970s एरा के एंकरमैन नए दुरंगों के मॉडर्न फीचर्स की तारीफ करते नजर आ रहे थे। एक स्पॉट में बर्गंडी ग्लव बॉक्स को comfortable enough to hold 2 turkey sandwiches or 70 packs of gum बताते हैं। एक टंग-इन-चीक हैंड्स ऑन रॉन बर्गंडी ऑनलाइन प्रमोशन ने उन कंज्यूमर्स को रिवॉर्ड दिया जो अपने कर्सर या स्मार्टफोन बटन से एक मूविंग सर्कल को फॉलो करके रॉन बर्गंडी को टच कर सकते थे। कैंपेन लॉन्च होने के बाद वेब ट्रैफिक 80% बढ़ गया और हर वीडियो को लाखों व्यूज मिले। परचेज इंटेंट 100% बढ़ गया और सेल्स में लगभग 60% की वृद्धि हुई। कम्युनिकेशंस प्रोसेस मॉडल्स। मार्केटर्स को इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के फंडामेंटल एलिमेंट्स को समझना चाहिए। 2 मॉडल्स उपयोगी हैं, एक मैक्रोमोडल और एक माइक्रोमोडल। कम्युनिकेशंस प्रोसेस का मैक्रोमोडल फिगर 19.1 इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 9 की फैक्टर्स वाला एक मैक्रोमोडल दिखाता है। 2 मेजर पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंडर और रिसीवर। 2 मेजर टूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैसेज और मीडिया। 4 मेजर कम्युनिकेशन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिस्पॉन्स और फीडबैक। सिस्टम में आखिरी एलिमेंट है नॉइज, रैंडम और कंपीटिंग मैसेजेस जो इंटेंडेड कम्युनिकेशन में इंटरफियर कर सकते हैं। सेंडर्स को पता होना चाहिए कि वे किन ऑडियंसेस तक पहुंचना चाहते हैं और वे कौन से रिस्पॉन्सेस पाना चाहते हैं। उन्हें अपने मैसेजेस को एनकोड करना चाहिए ताकि टारगेट ऑडियंस उन्हें सक्सेसफुली डिकोड कर सके। उन्हें मैसेज को ऐसे मीडिया के माध्यम से ट्रांसमिट करना चाहिए जो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे और रिस्पॉन्सेस को मॉनिटर करने के लिए फीडबैक चैनल्स डेवलप करने चाहिए। सेंडर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जितना ज्यादा रिसीवर के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ओवरलैप करेगा, मैसेज के उतना ही इफेक्टिव होने की संभावना है। ध्यान दें कि सिलेक्टिव अटेंशन, डिस्टॉर्शन और रिटेंशन प्रोसेसेस, जिन्हें पहले चैप्टर 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था, काम कर रहे हो सकते हैं। कंज्यूमर रिस्पॉन्सेस का माइक्रो मॉडल। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के माइक्रो मॉडल्स कंज्यूमर्स के कम्युनिकेशंस के प्रति स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फिगर 19.24 क्लासिक रिस्पॉन्स हायरार्की मॉडल्स को समराइज करता है। ये सभी मॉडल्स अज्यूम करते हैं कि बायर इसी ऑर्डर में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल स्टेजेस से गुजरता है। यह लर्न फील डू सीक्वेंस तब अप्रोप्रिएट होता है जब ऑडियंस का प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ हाई इन्वॉल्वमेंट हो, जिसे हाई डिफरेंशिएशन वाला माना जाता हो, जैसे एक ऑटोमोबाइल या हाउस। एक ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस डू फील लर्न तब रेलेवेंट होता है जब ऑडियंस का हाई इन्वॉल्वमेंट हो लेकिन प्रोडक्ट कैटेगरी के भीतर लिटिल या नो डिफरेंशिएशन हो, जैसे एयरलाइन टिकट्स या पर्सनल कंप्यूटर्स। एक तीसरा सीक्वेंस लर्न डू फील तब रेलेवेंट होता है जब ऑडियंस का लो इन्वॉल्वमेंट हो और लिटिल डिफरेंशिएशन हो, जैसे सॉल्ट या बैटरीज के साथ। सही सीक्वेंस चूज करके मार्केटर कम्युनिकेशंस को प्लान करने का बेहतर काम कर सकता है। मान लेते हैं कि बायर का प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ हाई इन्वॉल्वमेंट है और वह इसके भीतर हाई डिफरेंशिएशन परसीव करता है। हम हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल फिगर शिजोतियां आर का दूसरा कॉलम उपहात्सविल नाम के एक छोटे आयोवा कॉलेज के लिए एक मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कैंपेन के कॉन्टेक्स्ट में इलस्ट्रेट करेंगे। अवेयरनेस। अगर ज्यादातर टारगेट ऑडियंस ऑब्जेक्ट से अनअवेयर है तो कम्युनिकेटर का टास्क अवेयरनेस बिल्ड करना है। मान लीजिए पोर्ट्सविल नेब्रास्का से एप्लीकेंट्स चाहता है लेकिन वहां उसका कोई नेम रिकॉग्निशन नहीं है। हालांकि 30,000 नेब्रास्का हाई स्कूल जूनियर्स और सीनियर्स इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। कॉलेज 1 साल के भीतर इन स्टूडेंट्स में से 70% को अपने नाम से अवेयर कराने का ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता है। नॉलेज।
टारगेट ऑडियंस को ब्रांड अवेयरनेस हो सकती है, लेकिन उसे और ज्यादा नहीं पता होगा। पार्ट्सविल चाह सकता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस को पता हो कि यह एक प्राइवेट 4-year कॉलेज है जिसमें इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेजेस, हिस्ट्री के एक्सीलेंट प्रोग्राम्स हैं। उसे यह जानने की जरूरत है कि टारगेट ऑडियंस में कितने लोगों को पार्ट्सविल के बारे में लिटिल, सम या मच नॉलेज है। अगर नॉलेज वीक है तो पार्ट्सविल ब्रांड नॉलेज को अपने कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव के रूप में सिलेक्ट कर सकता है। लाइकिंग, यह मानते हुए कि टारगेट मेंबर्स ब्रांड को जानते हैं, वे इसके बारे में कैसा फील करते हैं। अगर ऑडियंस पार्ट्सविल कॉलेज को अनफेवरेबली देखती है तो कम्युनिकेटर को यह पता लगाने की जरूरत है कि क्यों। रियल प्रॉब्लम्स के मामले में पार्ट्सविल को इन्हें फिक्स करने की जरूरत होगी और फिर अपनी रीन्यूड क्वालिटी कम्युनिकेट करनी होगी। अच्छी पब्लिक रिलेशंस के लिए गुड डीड्स फॉलोड बाय गुड वर्ड्स की जरूरत होती है। प्रेफरेंस, टारगेट ऑडियंस प्रोडक्ट को लाइक कर सकती है लेकिन उसे दूसरों के मुकाबले प्रेफर नहीं कर सकती। कम्युनिकेटर को तब कंज्यूमर प्रेफरेंस बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए क्वालिटी, वैल्यू, परफॉर्मेंस और अदर फीचर्स की लाइकली कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करके। कन्विक्शन, एक टारगेट ऑडियंस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रेफर कर सकती है लेकिन उसे खरीदने के बारे में कन्विक्शन डेवलप नहीं कर सकती। कम्युनिकेटर का काम पार्ट्सविल कॉलेज में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के बीच कन्विक्शन और इंटेंट टू अप्लाई बिल्ड करना है। परचेस, अंत में टारगेट ऑडियंस के कुछ मेंबर्स के पास कन्विक्शन हो सकती है लेकिन वे परचेस करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। कम्युनिकेटर को इन कंज्यूमर्स को फाइनल स्टेप लेने के लिए लीड करना चाहिए, शायद प्रोडक्ट को कम कीमत पर ऑफर करके, एक प्रीमियम ऑफर करके या उन्हें इसे ट्राई आउट करने देकर। पार्ट्सविल सेलेक्टेड हाई स्कूल स्टूडेंट्स को कैंपस विजिट करने और कुछ क्लासेस अटेंड करने के लिए इनवाइट कर सकता है या यह डिजर्विंग स्टूडेंट्स को पार्शियल स्कॉलरशिप्स ऑफर कर सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस कितना नाजुक है, यह देखने के लिए मान लीजिए कि 6 में से हर एक स्टेप के सफलतापूर्वक पूरे होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। प्रोबेबिलिटी के नियम बताते हैं कि सभी 6 स्टेप्स के सफलतापूर्वक होने की संभावना, यह मानते हुए कि वे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, 5.5.5.5.5.5 है, जो 1.5625% के बराबर है। अगर हर स्टेप के होने की प्रोबेबिलिटी औसतन 10% ज्यादा होती तो सभी 6 इवेंट्स के होने की जॉइंट प्रोबेबिलिटी 0.0001% तक गिर जाती है या 1.00000 में सिर्फ एक चांस। एक कम्युनिकेशंस कैंपेन के सक्सेस की संभावना बढ़ाने के लिए मार्केटर्स को हर स्टेप के होने की संभावना बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक आइडियल एड कैंपेन यह इंश्योर करेगी कि एक सही कंज्यूमर सही मैसेज के संपर्क में आए सही जगह पर और सही समय पर। 2 एड कंज्यूमर का ध्यान आकर्षित करे लेकिन इंटेंडेड मैसेज से डिस्ट्रैक्ट न करे। 3 एड प्रोडक्ट और ब्रांड के साथ कंज्यूमर के अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर्स के लेवल को ठीक से रिफ्लेक्ट करे। 4 एड डिजायरेबल और डिलीवरेबल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस और पॉइंट्स ऑफ पैरिटी के संदर्भ में ब्रांड को करेक्टली पोजीशन करे। 5 एड कंज्यूमर्स को ब्रांड की परचेस पर विचार करने के लिए मोटिवेट करे। 6 एड इन सभी स्टोर्ड कम्युनिकेशंस इफेक्ट्स के साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशंस क्रिएट करे ताकि जब कंज्यूमर्स परचेस करने पर विचार कर रहे हों तो उनका इम्पैक्ट हो सके। कम्युनिकेशंस के साथ सक्सेस अचीव करने में चैलेंजेस के कारण केयरफुल प्लानिंग जरूरी हो जाती है। एक ऐसा टॉपिक जिस पर हम आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस डेवलप करना। फिगर 19 इफेक्टिव कम्युनिकेशंस डेवलप करने के 8 स्टेप्स दिखाता है। हम बेसिक से शुरू करते हैं। टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट करना, कम्युनिकेशंस डिजाइन करना, कम्युनिकेशन चैनल सेलेक्ट करना और टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस बजट एस्टैब्लिश करना। टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना। प्रोसेस की शुरुआत एक क्लियर टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स के पोटेंशियल बायर्स, करंट यूजर्स, डिसाइडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, साथ ही इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, particular publics, a general public. टारगेट ऑडियंस कम्युनिकेटर के डिसीजंस पर एक क्रिटिकल इन्फ्लुएंस डालती है कि क्या कहना है, कैसे, कब, कहाँ और किससे। लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस कितना नाजुक है, यह देखने के लिए मान लीजिए कि 6 में से हर एक स्टेप के सफलतापूर्वक पूरे होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। प्रोबेबिलिटी के नियम बताते हैं कि सभी 6 स्टेप्स के सफलतापूर्वक होने की संभावना, यह मानते हुए कि वे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं,
5.5.5.5.5.5 है, जो 1.5625% के बराबर है। अगर हर स्टेप के होने की प्रोबेबिलिटी औसतन 10% ज्यादा होती, तो सभी 6 इवेंट्स के होने की जॉइंट प्रोबेबिलिटी 0.0001% तक गिर जाती है, या 1.00000 में सिर्फ एक चांस। एक कम्युनिकेशंस कैंपेन के सक्सेस की संभावना बढ़ाने के लिए मार्केटर्स को हर स्टेप के होने की संभावना बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक आइडियल एड कैंपेन यह इंश्योर करेगी कि एक सही कंज्यूमर सही मैसेज के संपर्क में आए सही जगह पर और सही समय पर। 2 एड कंज्यूमर का ध्यान आकर्षित करे लेकिन इंटेंडेड मैसेज से डिस्ट्रैक्ट न करे। 3 एड प्रोडक्ट और ब्रांड के साथ कंज्यूमर के अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर्स के लेवल को ठीक से रिफ्लेक्ट करे। 4. एड डिजायरेबल और डिलीवरेबल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस और पॉइंट्स ऑफ पैरिटी के संदर्भ में ब्रांड को करेक्टली पोजीशन करे। 5. एड कंज्यूमर्स को ब्रांड की परचेस पर विचार करने के लिए मोटिवेट करे। 6. एड इन सभी स्टोर्ड कम्युनिकेशंस इफेक्ट्स के साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशंस क्रिएट करे ताकि जब कंज्यूमर्स परचेस करने पर विचार कर रहे हों तो उनका इम्पैक्ट हो सके। कम्युनिकेशंस के साथ सक्सेस अचीव करने में चैलेंजेस के कारण केयरफुल प्लानिंग जरूरी हो जाती है। एक ऐसा टॉपिक जिस पर हम आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस डेवलप करना। फिगर 3 इफेक्टिव कम्युनिकेशंस डेवलप करने के 8 स्टेप्स दिखाता है। हम बेसिक से शुरू करते हैं। टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट करना, कम्युनिकेशंस डिजाइन करना, कम्युनिकेशन चैनल्स सेलेक्ट करना और टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस बजट एस्टैब्लिश करना। टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना। प्रोसेस की शुरुआत एक क्लियर टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स के पोटेंशियल बायर्स, करंट यूजर्स, डिसाइडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, साथ ही इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, particular publics, a general public. टारगेट ऑडियंस कम्युनिकेटर के डिसीजंस पर एक क्रिटिकल इन्फ्लुएंस डालती है कि क्या कहना है, कैसे, कब, कहाँ और किससे। हालांकि हम टारगेट ऑडियंस को चैप्टर 9 में आइडेंटिफाई किए गए किसी भी मार्केट सेगमेंट्स के टर्म्स में प्रोफाइल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा करना यूसेज और लॉयल्टी के टर्म्स में उपयोगी होता है। क्या टारगेट कैटेगरी के लिए नया है या एक करंट यूजर है? क्या टारगेट ब्रांड के प्रति लॉयल है, किसी कॉम्पिटिटर के प्रति लॉयल है, या कोई ऐसा है जो ब्रड्स के बीच स्विच करता है? अगर एक ब्रांड यूजर है, तो क्या वह एक हैवी या लाइट यूजर है? कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी आंसर्स के आधार पर अलग अलग होगी। हम ब्रांड नॉलेज के टर्म्स में टारगेट ऑडियंस को प्रोफाइल करके इमेज एनालिसिस भी कंडक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट करना। जैसा कि हमने पॉट्सविल कॉलेज के साथ दिखाया, मार्केटर्स हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल के किसी भी लेवल पर कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव्स सेट कर सकते हैं। जॉन रॉसेटर और लैरी पर्सी 4 पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करते हैं। 1. एस्टैब्लिश नीड फॉर कैटेगरी। किसी प्रोडक्ट या सर्विस कैटेगरी को करंट मोटिवेशनल स्टेट और डिजायर्ड मोटिवेशनल स्टेट के बीच परसीव्ड डिस्क्रेपेंसी को रिमूव या सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी एस्टैब्लिश करना। इलेक्ट्रिक कार्स जैसा एक न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट हमेशा कैटेगरी नीड एस्टैब्लिश करने के कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू होगा। 2. बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। कंज्यूमर की एबिलिटी को फॉस्टर करना ताकि वह परचेस करने के लिए ब्रांड को सफिशिएंट डिटेल में रिकॉग्नाइज या रिकॉल कर सके। रिकॉग्निशन अचीव करना रिकॉल से आसान है। कंज्यूमर्स से जब फ्रोजन एंट्रीज का एक ब्रांड सोचने के लिए कहा जाता है, तो वे स्टाउफर्स के डिस्टिंक्टिव ऑरेंज पैकेजेस को रिकॉग्नाइज करने की अधिक संभावना रखते हैं बजाय ब्रांड को रिकॉल करने के। ब्रांड रिकॉल स्टोर के बाहर इम्पोर्टेंट है, ब्रांड रिकॉग्निशन स्टोर के अंदर इम्पोर्टेंट है। ब्रांड अवेयरनेस ब्रांड एक्विटी के लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। सम बिल्ड ब्रांड एटीट्यूड। कंज्यूमर्स को करंटली रेलेवेंट नीड को पूरा करने की ब्रांड की परसीव्ड एबिलिटी का इवैल्यूएट करने में मदद करना। रेलेवेंट ब्रांड नीड्स नेगेटिवली ओरिएंटेड, प्रॉब्लम रिमूवल, प्रॉब्लम अवॉइडेंस, incomplete satisfaction, normal depletion, या positively oriented, sensory gratification, intellectual stimulation, a social approval, हो सकते हैं। Household cleaning products अक्सर problem solution का यूज करते हैं। दूसरी ओर, food products अक्सर sensory oriented ads का यूज करते हैं जो appetite appeal पर जोर देती हैं। Influence brand purchase intention. Consumers को brand purchase करने या purchase related action लेने का decide करने के लिए प्रेरित करना। Coupons या 2-for-1 deals जैसे promotional offers consumers को खरीदने के लिए एक mental commitment बनाने के लिए encourage करते हैं।
लेकिन कई कंज्यूमर्स के पास एक एक्सप्रेस्ड कैटेगरी नीड नहीं होती है और वे ऐड के संपर्क में आने पर मार्केट में नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनके बाय इंटेंशंस बनाने की संभावना कम होती है। किसी भी वीक में केवल 20% अडल्ट्स ही डिटर्जेंट खरीदने की प्लानिंग कर रहे होंगे, केवल 2% कार्पेट क्लीनर खरीदने की और केवल 0.25% कार खरीदने की। सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशंस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। देखें कि जॉकी ने क्या किया। JKY बाय जॉकी कई हेरिटेज ब्रांड्स की तरह जिनका कस्टमर बेस एजिंग है। जॉकी को योर फादर्स या शायद योर ग्रैंडफादर्स अंडरवेयर होने की इमेज के कारण नुकसान हुआ। लॉन्ग टर्म वायबल होने के लिए ब्रांड को एक यूथफुल इन्फ्यूजन की जरूरत। रिसर्च से पता चला कि 18 से 34 वर्ष की महिलाएं सभी अंडरवियर परचेसेस का लगभग आधा हिस्सा करती हैं, जो रिटेलर टारगेट के प्रिडोमिनेंटली यंगर फीमेल ऑडियंस के साथ अच्छी तरह अलाइन होता है। इसलिए 2012 में जॉकी ने ब्रांड परसेप्शंस को बदलने के लिए टारगेट के साथ एक इंटीग्रेटेड रिटेलर स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च किया। पुरुषों के लिए अंडरवियर और अंडरशॉर्ट्स की एक नई लाइन JKY बाय जॉकी इस पोजीशनिंग के साथ इंट्रोड्यूस की गई कि सही अंडरवियर या अंडरशॉर्ट्स पुरुषों के लुक और फील करने के तरीके को बदल सकते हैं। रिसर्च से यह भी पता चला कि महिलाएं प्रोडक्ट को देखना और फील करना पसंद करती हैं, इसलिए एक सी थ्रू बॉक्स के साथ स्लीक, अट्रैक्टिव पैकेजिंग इंट्रोड्यूस की गई जिससे आसानी से इंस्पेक्शन की जा सके। कलर कोडिंग और क्लीन ग्राफिक्स ने बायर्स को सही साइज ढूंढने और यह पता लगाने में मदद की कि कौन सी स्टाइल्स पुरुषों के अलग अलग तरह के कपड़ों के लिए बेस्ट थीं। एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन बड़े इन स्टोर सीलिंग बैनर्स पर क्लेवर हेडलाइन इट्स टाइम टू चेंज योर अंडरवेयर के साथ दिखाई दिया। स्लोगन स्टोर की बैक वॉल पर और स्टोर में बेचे जाने वाले पुरुषों के जीन्स के बैक पॉकेट्स में डाले गए कार्ड्स में भी दिखाई दिया। लाइन को प्रमोट करने के लिए एक फेसबुक माइक्रोसाइट भी लॉन्च की गई। कैंपेन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, एटीट्यूड्स और बिहेवियर दोनों को चेंज किया। एवरेज JKY बायर 32 साल का था, कोर जॉकी कस्टमर से 20 साल से ज्यादा यंग, और लाइन की सेल्स सक्सेस के परिणामस्वरूप टारगेट ने जॉकी से महिलाओं के लिए एक JKY लाइन क्रिएट करने के लिए कहा। कम्युनिकेशंस डिजाइन करना। डिजायर्ड रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए कम्युनिकेशंस फॉर्म्युलेट करने के लिए 3 सवालों के जवाब देने की जरूरत होती है। क्या कहना है, मैसेज स्ट्रैटेजी, इसे कैसे कहना है, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, और इसे कौन कहना चाहिए। मैसेज स्ट्रेटेजी। मैसेज स्ट्रेटेजी चुनते समय मैनेजमेंट ऐसे अपील्स, थीम्स या आइडियाज की तलाश करता है जो ब्रांड पोजीशनिंग से टाई इन करें और पॉइंट्स ऑफ पैरिटी या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस एस्टैब्लिश करने में मदद करें। इनमें से कुछ अपील्स या आइडियाज सीधे प्रोडक्ट या सर्विस परफॉर्मेंस, ब्रांड की क्वालिटी, इकोनॉमी या वैल्यू से रिलेटेड हो सकते हैं। अन्य मोर एक्सट्रिंसिक कंसिडरेशंस, ब्रांड का कंटेम्पररी, पॉपुलर या ट्रेडिशनल होना से रिलेटेड हो सकते हैं। रिसर्चर जॉन सी मलोनी का मानना था कि बायर्स एक प्रोडक्ट से 4 तरह के रिवॉर्ड में से एक एक्सपेक्ट करते हैं: रैशनल, सेंसरी, सोशल या ईगो सैटिस्फैक्शन। वे इन रिवॉर्ड्स को रिजल्ट्स ऑफ यूज एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट इन यूज एक्सपीरियंस या इंसिडेंटल टू यूज एक्सपीरियंस से विजुअलाइज कर सकते हैं। 4 तरह के रिवॉर्ड्स को 3 तरह के एक्सपीरियंस के साथ क्रॉस करने पर 12 तरह के मैसेजेस जनरेट होते हैं। उदाहरण के लिए, अपील गेट्स क्लोज क्लीनर एक रैशनल रिवॉर्ड प्रॉमिस है जो रिजल्ट्स ऑफ यूज एक्सपीरियंस के बाद आता है। वाक्यांश, रियल बियर टेस्ट इन अ ग्रेट लाइट बियर एक सेंसरी रिवॉर्ड प्रॉमिस है जो प्रोडक्ट इन यूज एक्सपीरियंस से कनेक्टेड। क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। कम्युनिकेशंस इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि मैसेज कितनी अच्छी तरह एक्सप्रेस किया गया है और साथ ही उसके कंटेंट पर भी। अगर कोई कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव है तो इसका मतलब हो सकता है कि गलत मैसेज यूज किया गया था या सही मैसेज को पुअरली एक्सप्रेस किया गया था। क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज वो तरीके हैं जिनसे मार्केटर्स अपने मैसेजेस को एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन में ट्रांसलेट करते हैं। हम उन्हें ब्रॉडली इंफॉर्मेशनल या ट्रांसफॉर्मेशनल अपील्स के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशनल अपील्स। एक इंफॉर्मेशनल अपील प्रोडक्ट या सर्विस के एट्रीब्यूट्स या बेनिफिट्स के बारे में विस्तार से बताता है। एडवर्टाइजिंग में इसके एग्जाम्पल्स हैं: प्रॉब्लम सोल्यूशन एड्स, Aleve offers the longest lasting relief for aches and pains. Product demonstration ads, Thompson water seal can withstand intense rain, snow, and heat,
Product comparison ads. AT&T offers the largest 4G mobile network, और अननोन celebrity endorsers के testimonials. NBA phenomenon LeBron James, McDonald's, Nike, Samsung, Sprite, and others को pitch करते हुए Informational appeals consumer की तरफ से communication की strictly rational processing assume करते हैं. Logic और reason rule करते हैं. Carl Hovland की Yale में research ने informational appeals और conclusion drawing, one-sided versus two-sided arguments और order of argument presentation जैसे issues के साथ उनके relationship पर बहुत प्रकाश डाला है. कुछ early experiments ने audience के लिए conclusions state करने का समर्थन किया. हालांकि subsequent research इंगित करती है कि best ads questions पूछते हैं और readers और viewers को अपने conclusions बनाने देते हैं. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट की प्रेस करने वाले वन-साइडेड प्रेजेंटेशंस टू-साइडेड आर्ग्यूमेंट्स से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जो शॉर्टकमिंग्स का भी मेंशन करते हैं. फिर भी टू-साइडेड मैसेजेस ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, खासकर जब नेगेटिव एसोसिएशंस को ओवरकम करना हो. टू-साइडेड मैसेजेस मोर एजुकेटेड ऑडियंसेस और उन लोगों के साथ ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जो इनिशियली अपोज्ड होते हैं. चैप्टर 6 में बताया गया था कि कैसे डोमिनोज ने अपने पिज़्ज़ा के टेस्ट प्रॉब्लम्स को स्वीकार करने का ड्रास्टिक स्टेप लिया ताकि नेगेटिव परसेप्शंस वाले कंज्यूमर्स के माइंड्स को चेंज करने की कोशिश की जा सके. अंत में आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने का ऑर्डर इम्पोर्टेंट है. एक वन-साइडेड मैसेज में सबसे मजबूत आर्ग्यूमेंट को पहले प्रेजेंट करने से अटेंशन और इंटरेस्ट पैदा होता है, जो उन मीडिया में इम्पोर्टेंट है जहां ऑडियंस अक्सर पूरे मैसेज पर ध्यान नहीं देती. एक कैप्टिव ऑडियंस के साथ एक क्लाइमैक्टिक प्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है. एक टू-साइडेड मैसेज के लिए अगर ऑडियंस इनिशियली अपोज्ड है तो दूसरे पक्ष के आर्ग्यूमेंट से शुरू करें और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट के साथ कंक्लूड करें. 2014 में एक वाइडली वॉच्ड और एडमायर्ड सुपर बॉल एड में रेडियो शैक ने एक 980S के आइकन्स को फीचर करके अपनी ओल्ड फैशन्ड इमेज का मजाक उड़ाया, जो अपना स्टोर वापस चाहते थे, और चेन के नए रिडिजाइन स्टोर्स को चेकआउट करने के अपील के साथ एंड किया. ट्रांसफॉर्मेशनल अपील्स. एक ट्रांसफॉर्मेशनल अपील किसी नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट या इमेज के बारे में विस्तार से बताता है. यह डिपिक्ट कर सकता है कि किस तरह का व्यक्ति एक ब्रांड यूज करता है. VW ने अपने फेम्ड ड्राइवर्स वांटेड कैंपेन के साथ एक्टिव यूथफुल लोगों को एडवर्टाइज किया या यूज करने से किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है. प्रिंगल्स ने सालों तक वंस यू पॉप दी फन डोंट स्टॉप एडवर्टाइज किया. ट्रांसफॉर्मेशनल अपील्स अक्सर इमोशंस को स्टर अप करने की कोशिश करते हैं जो परचेस को मोटिवेट करेंगी. कम्युनिकेटर्स लोगों से चीजें करवाने, दांत ब्रश करना, एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना या चीजें बंद करवाने, स्मोकिंग, अल्कोहल का अब्यूज, ओवरईटिंग के लिए फियर, गिल्ट और शेम जैसे नेगेटिव अपील्स का यूज करते हैं. फियर अपील्स तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब वे बहुत स्ट्रॉन्ग न हों, जब सोर्स क्रेडिबिलिटी हाई हो और जब कम्युनिकेशन प्रोमिसेस करे एक बिलीवेबल और एफिशिएंट तरीके से कि प्रोडक्ट या सर्विस उस फियर को रिलीव करेगा जो वह अराउज करता है. मैसेजेस सबसे ज्यादा परसुएसिव तब होते हैं जब वे ऑडियंस बिलीफ से मॉडरेटली डिसएग्री करते हैं. ऑडियंस जो पहले से बिलीव करती है उसे ही स्टेट करने से बस बिलीफ्स रीइंफोर्स होते हैं, जबकि मैसेजेस जो उन बिलीफ से बहुत ज्यादा एट वेरिएंस होंगे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा. कम्युनिकेटर्स ह्यूमर, लव, प्राइड और जॉय जैसे पॉजिटिव इमोशनल अपील्स का भी यूज करते हैं. मोटिवेशनल या बोरोड इंटरेस्ट डिवाइसेस जैसे क्यूट बेबीज, फ्रिस्की पपीज, पॉपुलर म्यूजिक और प्रोवोकेटिव सेक्स अपील्स अक्सर अटेंशन अट्रैक्ट करने और एक एड के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं. इन टेक्निक्स को लो इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेसिंग और कंपीटिंग मैसेजेस के टफ न्यू मीडिया एनवायरनमेंट में नेसेसरी माना जाता है. हालांकि अटेंशन गेटिंग टैक्टिक्स कंप्रहेंशन से भी डिट्रैक्ट कर सकती हैं, या उनका वेलकम फास्ट वेयर आउट हो सकता है, या वे प्रोडक्ट को ओवरशैडो कर सकती हैं. इस प्रकार एक चैलेंज यह पता लगाना है कि क्लटर को कैसे ब्रेक थ्रू किया जाए और इंटेंडेड मैसेज डिलीवर किया जाए. एक्सप्रेशन के बेहद एंटरटेनिंग और क्रिएटिव तरीकों को भी अप्रोप्रिएट कंज्यूमर पर्सपेक्टिव रिटेन करना चाहिए, जैसा कि टॉयज आर अस ने पाया. टॉयज आर अस खरलिंग के हॉलिडे शॉपिंग सीजन से पहले टॉयज आर अस ने एक प्रैंकिश वीडियो फिल्म की जिसमें एक बस में स्कूल चिल्ड्रन को नेचर फील्ड ट्रिप पर दिखाया गया. जैसे ही गाइड बस में उनकी प्लान्स एक्सप्लेन करता है, बच्चे ऑब्वियसली बोर्ड दिखते हैं.
हालांकि जब गाइड अपना पार्क रेंजर आउटफिट उतारकर एक टॉयस आर अस यूनिफॉर्म रिवील करता है और अनाउंस करता है कि वे इसके बजाय एक टॉयस आर अस स्टोर जा रहे हैं, तो बच्चे एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। कई पेरेंट्स, एजुकेटर्स और अदर्स ने ऑनलाइन इस वीडियो के साइंस एजुकेशन और नेचर को बोरिंग दिखाने और उसके बजाय मटेरियलिस्टिक वैल्यूज को रीइंफोर्स करने के पोर्ट्रेयल पर आपत्ति जताई। एडवर्टाइजिंग का मैजिक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कंज्यूमर टारगेट के माइंड्स में लाइफ में लाना है। एक प्रिंट एड में कम्युनिकेटर को हेडलाइन, कॉपी, इलस्ट्रेशन और कलर पर डिसाइड करना होगा। एक रेडियो मैसेज के लिए कम्युनिकेटर को वर्ड्स, वॉइस क्वालिटीज और वोकलाइजेशंस चूज करने होंगे। एक यूज्ड ऑटोमोबाइल को प्रमोट करने वाले अनाउंसर की साउंड एक नए लक्जरी कार को प्रमोट करने वाले अनाउंसर से अलग होनी चाहिए। अगर मैसेज टेलीविजन पर या इन पर्सन कैरी किया जाना है, तो इन सभी एलिमेंट्स के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज को भी प्लान करना होगा। मैसेज के ऑनलाइन जाने के लिए लेआउट, फॉन्ट्स, ग्राफिक्स और अदर विजुअल एंड वर्बल इंफॉर्मेशन को लेआउट करना होगा। एक टू साइडेड मैसेज के लिए अगर ऑडियंस शुरू में विरोध में है, तो दूसरे पक्ष के आर्ग्यूमेंट से शुरुआत करें और अपने सबसे मजबूत आर्ग्यूमेंट के साथ समाप्त करें। 2014 में एक व्यापक रूप से देखे गए और प्रशंसित सुपर बॉल एड में रेडियो शैक ने एक 980S के आइकॉन्स को दिखाकर अपनी ओल्ड फैशन्ड इमेज का मजाक उड़ाया, जो अपना स्टोर वापस चाहते थे, और चेन के नए रिडिजाइन स्टोर्स को चेकआउट करने के अपील के साथ समाप्त किया। ट्रांसफॉर्मेशनल अपील्स। एक ट्रांसफॉर्मेशनल अपील किसी नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट या इमेज के बारे में विस्तार से बताता है। यह दिखा सकता है कि किस तरह का व्यक्ति एक ब्रांड यूज करता है। VW ने अपने प्रसिद्ध ड्राइवर्स वांटेड कैंपेन के साथ एक्टिव, यूथफुल लोगों को एडवर्टाइज किया या यूज करने से किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। प्रिंगल्स ने सालों तक वंस यू पॉप, दी फन डोंट स्टॉप एडवर्टाइज किया। ट्रांसफॉर्मेशनल अपील्स अक्सर इमोशंस को जगाने की कोशिश करते हैं जो परचेस को मोटिवेट करेंगी। कम्युनिकेटर्स लोगों से चीजें करवाने, दांत ब्रश करना, एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना या चीजें बंद करवाने, स्मोकिंग, अल्कोहल का अब्यूज, ओवरईटिंग के लिए फियर, गिल्ट और शेम जैसे नेगेटिव अपील्स का यूज करते हैं। फियर अपील्स तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब वे बहुत स्ट्रांग न हों, जब सोर्स क्रेडिबिलिटी हाई हो और जब कम्युनिकेशन प्रोमिसेस करे एक बिलीवेबल और एफिशिएंट तरीके से कि प्रोडक्ट या सर्विस उस फियर को रिलीव करेगा जो वह अराउज करता है। मैसेजेस सबसे ज्यादा परसुएसिव तब होते हैं जब वे ऑडियंस बिलीफ से मॉडरेटली डिसएग्री करते हैं। ऑडियंस जो पहले से बिलीव करती है उसे ही स्टेट करने से बस बिलीफ्स रीइंफोर्स होते हैं, जबकि मैसेजेस जो उन बिलीफ से बहुत ज्यादा एट वेरिएंस होंगे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कम्युनिकेटर्स ह्यूमर, लव, प्राइड और जॉय जैसे पॉजिटिव इमोशनल अपील्स का भी यूज करते हैं। मोटिवेशनल या बोरोड इंटरेस्ट डिवाइसेस जैसे क्यूट बेबीज, फ्रिस्की पपीज, पॉपुलर म्यूजिक और प्रोवोकेटिव सेक्स अपील्स अक्सर अटेंशन अट्रैक्ट करने और एक एड के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं। इन टेक्निक्स को लो इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेसिंग और कंपीटिंग मैसेजेस के टफ न्यू मीडिया एनवायरनमेंट में नेसेसरी माना जाता है। हालांकि अटेंशन गेटिंग टैक्टिक्स कंप्रहेंशन से भी डिट्रैक्ट कर सकती हैं, या उनका वेलकम फास्ट वेयर आउट हो सकता है, या वे प्रोडक्ट को ओवरशैडो कर सकती हैं। इस प्रकार एक चैलेंज यह पता लगाना है कि क्लटर को कैसे ब्रेक थ्रू किया जाए और इंटेंडेड मैसेज डिलीवर किया जाए। एक्सप्रेशन के बेहद एंटरटेनिंग और क्रिएटिव तरीकों को भी अप्रोप्रिएट कंज्यूमर पर्सपेक्टिव रिटेन करना चाहिए, जैसा कि टॉयज आर अस ने पाया। टॉयज आर अस खरलिंग के हॉलिडे शॉपिंग सीजन से पहले टॉयज आर अस ने एक प्रैंकिश वीडियो फिल्म की जिसमें एक बस में स्कूल चिल्ड्रन को नेचर फील्ड ट्रिप पर दिखाया गया। जैसे ही गाइड बस में उनकी प्लान्स एक्सप्लेन करता है, बच्चे ऑब्वियसली बोर्ड दिखते हैं। हालांकि जब गाइड अपना पार्क रेंजर आउटफिट उतारकर एक टॉयस आर अस यूनिफॉर्म रिवील करता है और अनाउंस करता है कि वे इसके बजाय एक टॉयस आर अस स्टोर जा रहे हैं, तो बच्चे एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। कई पेरेंट्स, एजुकेटर्स और अदर्स ने ऑनलाइन इस वीडियो के साइंस एजुकेशन और नेचर को बोरिंग दिखाने और उसके बजाय मटेरियलिस्टिक वैल्यूज को रीइंफोर्स करने के पोर्ट्रेयल पर आपत्ति जताई। एडवर्टाइजिंग का मैजिक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कंज्यूमर टारगेट के माइंड्स में लाइफ में लाना है। एक प्रिंट एड में कम्युनिकेटर को हेडलाइन,
कॉपी, इलस्ट्रेशन और कलर पर डिसाइड करना होगा। एक रेडियो मैसेज के लिए कम्युनिकेटर को वर्ड्स, वॉइस क्वालिटीज और वोकलाइजेशंस चूज करने होंगे। एक यूज्ड ऑटोमोबाइल को प्रमोट करने वाले अनाउंसर की साउंड एक नए लक्जरी कार को प्रमोट करने वाले अनाउंसर से अलग होनी चाहिए। अगर मैसेज टेलीविजन पर या इन पर्सन कैरी किया जाना है तो इन सभी एलिमेंट्स के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज को भी प्लान करना होगा। मैसेज के ऑनलाइन जाने के लिए लेआउट, फॉन्ट्स, ग्राफिक्स और अदर विजुअल एंड वर्बल इंफॉर्मेशन को लेआउट करना होगा। मैसेज सोर्स। रिसर्च से पता चला है कि एक मैसेज की स्वीकृति के लिए सोर्स की क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्रेडिबिलिटी के 3 सबसे अधिक पहचाने जाने वाले सोर्सेज हैं एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्दीनेस और लाइकेबिलिटी। एक्सपर्टीज वह स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो कम्युनिकेटर के पास क्लेम का समर्थन करने के लिए होती है। ट्रस्टवर्दीनेस डिस्क्राइब करता है कि सोर्स को कितना ऑब्जेक्टिव और ऑनेस्ट माना जाता है। दोस्तों पर स्ट्रेंजर्स या सेल्स पीपल से ज्यादा भरोसा किया जाता है, और जिन लोगों को किसी प्रोडक्ट का एंडोर्स करने के लिए पेमेंट नहीं मिलती है उन्हें उन लोगों की तुलना में अधिक ट्रस्टवर्दी माना जाता है जिन्हें पेमेंट मिलती है। लाइकेबिलिटी सोर्स के अट्रैक्टिवनेस को डिस्क्राइब करता है, जिसे कैंडर, ह्यूमर और नेचुरलनेस के टर्म्स में मापा जाता है। सबसे क्रेडिबल सोर्स तीनों डिमेंशंस एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्दीनेस और लाइकेबिलिटी पर हाई स्कोर करेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज चाहती हैं कि डॉक्टर्स प्रोडक्ट बेनिफिट्स के बारे में टेस्टिफाई करें क्योंकि डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी हाई होती है। चार्ल्स श्वाब टॉक टू चक और ओन योर टुमारो कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के माध्यम से अपनी $4 बिलियन प्लस डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म के एड्स का सेंटरपीस बन गए। अट्रैक्टिव या पॉपुलर सोर्सेज द्वारा दिए गए मैसेजेस हायर अटेंशन और रिकॉल अचीव कर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ एडवर्टाइजर्स सेलिब्रिटीज को स्पोक्स पीपल के रूप में यूज करते हैं। मार्केटिंग मेमो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स एज अ स्ट्रैटेजी टेस्टिमोनियल्स के प्रॉपर यूज पर फोकस करता है। दूसरी ओर कुछ मार्केटर्स अपने एड्स में ऑर्डिनरी पीपल का यूज कर रहे हैं ताकि उन्हें और रियलिज्म दिया जा सके और कंज्यूमर स्केप्टिसिज्म को दूर किया जा सके। फोर्ड ने एक्चुअल कस्टमर्स को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने व्हीकल्स डिस्क्राइब करने के लिए फीचर किया। रेड लॉबस्टर ने अपने रेस्टोरेंट्स के शेफ्स का यूज अपने मेन्यू के गुणों का बखान करने के लिए किया। अगर किसी व्यक्ति का किसी सोर्स और मैसेज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है या दोनों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है तो कॉन्ग्रुइटी की स्थिति एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या होता है अगर एक कंज्यूमर एक लाइकेबल सेलिब्रिटी को एक ऐसे ब्रांड की प्रेस करते हुए सुनती है जिसे वह डिसलाइक करती है? चार्ल्स ओसगुड और पर्सी टैननबॉम का मानना है कि एटीट्यूड चेंज होगा जो दोनों इवैल्यूएशंस के बीच कॉन्ग्रुइटी की मात्रा को बढ़ाएगा। कंज्यूमर अंत में सेलिब्रिटी का कुछ कम रिस्पेक्ट करेगी या ब्रांड का कुछ ज्यादा। अगर उसे वही सेलिब्रिटी दूसरे डिसलाइक्ड ब्रदर्स की प्रेस करते हुए मिलती है तो वह अंतर सेलिब्रिटी के बारे में एक नेगेटिव व्यू डेवलप कर लेगी और ब्रदर्स के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड्स मेंटेन करेगी। कॉन्ग्रुइटी का सिद्धांत इम्प्लाई करता है कि कम्युनिकेटर्स अपनी गुड इमेज का यूज किसी ब्रांड के प्रति कुछ नेगेटिव फीलिंग्स को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में ऑडियंस के साथ कुछ एस्टीम खो सकते हैं। कम्युनिकेशंस चैनल सिलेक्ट करना। मैसेज को कैरी करने के लिए एक एफिशिएंट माध्यम सिलेक्ट करना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन के चैनल्स और फ्रेगमेंटेड और क्लटर्ड हो जाते हैं। कम्युनिकेशंस चैनल्स पर्सनल और नॉन पर्सनल हो सकते हैं। हर एक के भीतर कई सब चैनल्स होते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशंस चैनल। पर्सनल कम्युनिकेशंस चैनल्स 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को फेस टू फेस या पर्सन टू ऑडियंस कम्युनिकेट करने देते हैं, एक फोन, सरफेस मेल या ईमेल के माध्यम से। वे अपनी इफेक्टिवनेस इंडिविजुअलाइज्ड प्रेजेंटेशन और फीडबैक से प्राप्त करते हैं और इनमें डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग और वर्ड ऑफ माउथ शामिल हैं। हम एडवोकेट, एक्सपर्ट और सोशल कम्युनिकेशंस चैनल्स के बीच एक और डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। एडवोकेट चैनल्स में कंपनी के सेल्स पीपल का टारगेट मार्केट में बायर्स से कॉन्टैक्ट करना शामिल है। एक्सपर्ट चैनल्स में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का टारगेट बायर से स्टेटमेंट्स देना शामिल है। सोशल चैनल्स में नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और एसोसिएट्स का टारगेट बायर से बात करना शामिल है। बर्समास्टेलर और रोपर स्टार्च वर्ल्ड वाइड के एक स्टडी में पाया गया कि एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन का वर्ड ऑफ माउथ औसतन 2 अन्य लोगों के बाइंग एटीट्यूड्स को अफेक्ट करता है। हालांकि ऑनलाइन यह सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस 8 तक जंप कर जाता है। अच्छी कंपनीज के बारे में वर्ड तेजी से फैलती है, बुरी कंपनीज के बारे में वर्ड और भी तेजी से फैलती है।
सही लोगों तक पहुंचना की है। पर्सनल इन्फ्लुएंस विशेष रूप से तब ग्रेट वेट रखता है: 1. जब प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव, रिस्की या परचेज्ड इनफ्रीक्वेंटली होते हैं, और 2. जब प्रोडक्ट्स यूजर के स्टेटस या टेस्ट के बारे में कुछ सजेस्ट करते हैं। लोग अक्सर दूसरों से डॉक्टर, प्लम्बर, होटल, लॉयर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इंश्योरेंस एजेंट, इंटीरियर डेकोरेटर और फाइनेंशियल कंसल्टेंट रेकमेंड करने के लिए कहते हैं। अगर हमें रिकमेंडेशन पर कॉन्फिडेंस है तो हम आम तौर पर रेफरल पर एक्ट करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स का क्लियरली रेफरल सोर्सेज बिल्ड करने में स्ट्रांग इंटरेस्ट होता है। यहाँ तक कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स भी स्ट्रांग वर्ड ऑफ माउथ से बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। लॉयल कस्टमर्स और अदर्स को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक वॉइस देने के लिए जॉन डीरे ने अपना चैट शो यूर ऑन क्रिएट किया, जिसमें एक मोबाइल प्रोडक्शन स्टूडियो जिसे चैटरबॉक्स कहा जाता है, एक लोकल रेडियो स्टेशन जैसा बनाया गया। अवार्ड विनिंग कैंपेन को दुनिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन शो कॉनेक्सपो में लॉन्च किया गया और इसमें 2012 के प्रोडक्ट लाइनअप के डिजाइन में इवेंट के बाहर दूसरों को एंगेज करने के लिए डेली ब्लॉग्स और रियल टाइम टेक्स्ट्स भी फीचर किए गए। कंज्यूमर्स हर दिन दर्जनों ब्रड्स के बारे में बात करने के लिए वर्ड ऑफ माउथ का यूज करते हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स जैसे मूवीज, टीवी शोज और पब्लिकेशन से लेकर फूड प्रोडक्ट्स, ट्रैवल सर्विसेज और रिटेल स्टोर्स तक, कंपनीज इसकी पावर से पूरी तरह अवेयर हैं। हॉश पपीज शूज, क्रिस्पी क्रेमे डोनट्स और हाल ही में क्रोक्स शूज स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से बिल्ड किए गए थे, जैसे रेड बुल, स्टारबक्स और Amazon.com जैसी कंपनीज थीं। एक अच्छी तरह चुनी गई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट या ब्रांड की ओर ध्यान आकर्षित कर सकती है, जैसा कि प्राइसलाइन ने पाया जब उसने स्टार ट्रेक आइकन विलियम शैटनर को अपनी लो प्राइस इमेज को मजबूत करने वाले कैंपी एड्स में स्टार बनाने के लिए चुना। ये क्वर्की कैंपेन्स एक दशक से भी ज्यादा समय से चल रहे हैं और शैटनर के कॉम्पेंसेशन के रूप में स्टॉक ऑप्शंस लेने के फैसले ने कथित तौर पर उन्हें उनके काम के लिए लाखों डॉलर कमाए। सही सेलिब्रिटी अपनी इमेज किसी ब्रांड को भी लेंड कर सकती है। अपनी हाई स्टेटस और प्रेस्टीज इमेज को रीइंफोर्स करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस ने मूवी लेजेंड्स रॉबर्ट डी नीरो और मार्टिन स्कोर्सेसी को एड्स में यूज किया है। सेलिब्रिटीज के इफेक्टिव होने की संभावना तब होती है जब वे क्रेडिबल हों या किसी की प्रोडक्ट एट्रीब्यूट को पर्सोनिफाई करते हों। स्टेट्समैन लाइक डेनिस हेजबर्ट स्टेट फार्म इंश्योरेंस के लिए, रगड ब्रेट फार्व रैंगलर जीन्स के लिए और पॉपुलर सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर हडसन वेट वॉचर्स के वेट लॉस प्रोग्राम के लिए, सभी को कंज्यूमर्स द्वारा गुड फिट्स के रूप में प्रेज किया गया है। हालांकि सिलीन डायन क्राइसलर में ग्लैमर या सेल्स ऐड करने में फेल रहीं और भले ही उनका $14 मिलियन का डील था, उन्हें जाने दिया गया। ओजी ऑसबोर्न आई कांट बिलीव इट्स नॉट बटर एडवर्टाइज करने के लिए एक ऑड चॉइस लगते हैं क्योंकि वे हमेशा कंफ्यूज से लगते हैं। एक सेलिब्रिटी की हाई रिकग्निशन, हाई पॉजिटिव इफेक्ट और प्रोडक्ट के साथ हाई फिट होनी चाहिए। पेरिस हिल्टन, हावर्ड स्टर्न और डोनाल्ड ट्रंप की हाई रिकग्निशन है, लेकिन कई ग्रुप्स में नेगेटिव इफेक्ट। जॉनी डेप की हाई रिकॉग्निशन और हाई पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन वे शायद रेलेवेंट न लगें। उदाहरण के लिए, एक नए फाइनेंशियल सर्विस के लिए टॉम हैंक्स और ओपरा विनफ्रे बड़ी संख्या में प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली एडवर्टाइज कर सकते हैं क्योंकि उनकी फैमिलियरिटी और लाइकेबिलिटी के लिए रेटिंग्स बहुत हाई हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसे क्यू फैक्टर के रूप में जाना जाता है। सेलिब्रिटीज एक और स्ट्रैटेजिक रोल भी प्ले कर सकते हैं, न केवल एंडोर्स करके बल्कि मर्चेंडाइज और सर्विसेज को डिजाइन, पोजीशन और सेल करने में भी मदद करके। नाइकी अक्सर अपने एलीट एथलेटिक एंडोर्सर्स को प्रोडक्ट डिजाइन में शामिल करता है। टाइगर वुड्स, पॉल केसी और स्टुअर्ट सिंक ने नाइकी गोल्फ की रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी में नए गोल्फ क्लब्स और बॉल्स को डिजाइन, प्रोटोटाइप और टेस्ट करने में मदद की है। बियॉन्से, पेप्सी, विल आई एम, इंटेल, जस्टिन टिम्बरलेक, बड लाइट प्लैटिनम, अलीशा कीज, ब्लैकबेरी और टेलर स्विफ्ट, डाइट कोक सभी को इनके ब्रांड्स के लिए एम्बेसडर्स डेजिग्नेट किया गया है, जिनके पास वेरियस क्रिएटिव ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ सेलिब्रिटीज अपनी फेम का डायरेक्टली यूज किए बिना ब्रदसर को अपनी टैलेंट्स लेंड करते हैं। मूवी और टीवी स्टार्स की एक होस्ट अनक्रेडिटेड कमर्शियल वॉइस ओवर्स करती है, जिनमें जॉन हैम, मर्सिडीज बेंज, मॉर्गन फ्रीमन, वीसा, मैट डेमन, TD Ameritrade, जेफ ब्रिजेस, डुरासेल
और जॉर्ज क्लूनी, बुडवाइजर शामिल हैं। हालांकि एडवर्टाइजर्स अज्यूम करते हैं कि कुछ व्यूअर्स वॉइसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन उन्हें यूज करने का मेन रैशनल एक्टर्स की अतुलनीय वॉइस टैलेंट और स्किल है। सेलिब्रिटीज का यूज करना कुछ रिस्क्स भी पोज करता है। सेलिब्रिटी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के समय ज्यादा फी के लिए होल्ड आउट कर सकती है या विथड्रॉ कर सकती है। और मूवीज और एल्बम रिलीजेस की तरह ही सेलिब्रिटी कैंपेन्स एक्सपेंसिव फ्लॉप्स हो सकती हैं। सेलिब्रिटी पॉपुलैरिटी खो सकती है या इससे भी बदतर किसी स्कैंडल या एम्बैरसिंग सिचुएशन में फंस सकती है, जैसा कि टाइगर वुड्स के साथ 2009 के एक हेविली पब्लिसाइज्ड एपिसोड में हुआ था। एंडोर्सर्स के बैकग्राउंड्स को केयरफुली चेक करने के अलावा कुछ मार्केटर्स किसी एक व्यक्ति की फ्लॉ से अपने ब्रांड के एक्सपोजर को लेसन करने के लिए एक से अधिक एंडोर्सर्स यूज करने का चॉइस कर रहे हैं। एक और सोल्यूशन यह है कि मार्केटर्स अपने ब्रांड सेलिब्रिटीज खुद क्रिएट करें। मेक्सिको से इंपोर्ट की जाने वाली डॉस एक्विस बियर ने हाल ही की रिसेशन के दौरान अपने मोस्ट इंटरेस्टिंग मैन इन द वर्ल्ड एड कैंपेन की पॉपुलैरिटी पर सवार होकर यूएस में सेल्स को 20% से ज्यादा बढ़ा दिया। स्वाव और डेबोनेयर, एक एक्सोटिक एक्सेंट और सिल्वर बियर्ड के साथ, यह कैरेक्टर पूरी तरह फिक्टिशियस होने के बावजूद सैकड़ों हजारों फेसबुक फ्रेंड्स रखता है। उसके एक्सप्लॉइट्स के वीडियोज यूट्यूब पर लाखों व्यूज प्राप्त करते हैं। डॉस एक्विस ने कस्टमर्स के लिए उसे कॉल करना और ऑटोमेटेड वॉइसमेल मैसेजेस की एक सीरीज सुनना पॉसिबल बना दिया है। मार्केटिंग मेमो, एक मैसेज स्ट्रेटेजी के रूप में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। ब्रांड बनाने के लिए ट्रिक्स खेलना। कुछ मार्केटर्स अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए वायरल वीडियोज और एक्सप्रेशन के दूसरे डिजिटल तरीकों का फायदा उठाकर क्रिएटिव स्टंट्स या रियलिटी प्रैंक्स डेवलप कर रहे हैं। सफल स्टंट्स लोगों की कल्पना को पकड़ लेते हैं और साथ ही ब्रांड की पोजीशनिंग को भी मजबूत करते हैं। यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं। अपने अल्ट्रा HD TVS की पिक्चर क्वालिटी को दिखाने के लिए, जिनका रेजोल्यूशन रेगुलर HD TVS से 4 गुना ज्यादा होता है, LG ने चिली में एक हिडन कैमरा प्रैंक कमर्शियल शूट की। एक ऊंची इमारत के एक ऑफिस में कंपनी ने शहर के नज़ारे वाली बड़ी खिड़की को अपने अल्ट्रा HD TVS में से एक से बदल दिया, जिसमें वही सीन दिख रहा था। फिर इसने अनजान जॉब सीकर्स को फिल्म किया जो एक एक्टर से इंटरव्यू क्वेश्चंस के जवाब दे रहे थे, जो एक एम्प्लॉयर होने का नाटक कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब इंटरव्यू के बीच में एक बड़ा मीटियोर शहर में क्रैश होता हुआ दिखाया गया और एक भयानक डस्ट क्लाउड इमारत की ओर बढ़ रही थी। इंटरव्यूईज सभी शांत रहने की कोशिश करते हैं जब तक कि रियलिस्टिक इमेजेस अंततः उन पर हावी नहीं हो जाती और वे पैनिक में रिएक्ट करते हैं। अपने नए गैलेक्सी S स्मार्टफोन के आई ट्रैकिंग फीचर को दिखाने के लिए सैमसंग ने एक स्टेयर डाउन चैलेंज कॉन्टेस्ट चलाया। कॉन्सेप्ट सैंपल। कोई भी व्यक्ति जो एक व्यस्त पब्लिक सेटिंग में पूरे 1 घंटे तक S4 हैंडसेट के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाए रख सके, उसे फोन फ्री में मिल जाएगा। फोन को आई लेवल पर रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अटेंशन गेटिंग डिस्ट्रैक्शंस दिखाई देने लगीं। एक बार्किंग जर्मन शेपर्ड को पुलिस द्वारा रोका जाना, एक वन मैन बैंड का जोर से म्यूजिक बजाते हुए घूमना, एक मोटरसाइकिल का फ्लावर स्टैंड से टकराना, इत्यादि। एक कंसोलेशन प्राइज बीट। पार्टिसिपेंट जितनी देर तक S4 को स्टेयर कर पाता, उसे खरीदने के लिए उतनी ही बड़ी डिस्काउंट मिलती। दोनों वीडियोज लाखों व्यूज के साथ वायरल सेंसेशंस बन गए और एंटरटेनिंग तरीके से की बेनिफिट्स को रीइंफोर्स किया जो ब्रांड पोजीशनिंग का हिस्सा थे। कम्युनिकेशन चैनल्स का एकीकरण। हालांकि पर्सनल कम्युनिकेशन अक्सर मैस कम्युनिकेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन इसे स्टिम्युलेट करने का मेजर मीन्स मैस मीडिया हो सकता है। मैस कम्युनिकेशंस पर्सनल एटीट्यूड्स और बिहेवियर को 2-स्टेप प्रोसेस के माध्यम से अफेक्ट करते हैं। आइडियाज अक्सर पहले रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट से ओपिनियन लीडर्स या मीडिया के साथ हाईली एंगेज्ड कंज्यूमर्स तक फ्लो होते हैं और फिर इन इन्फ्लुएंसर से लेस मीडिया इन्वॉल्व्ड पॉपुलेशन ग्रुप्स तक। इस 2-स्टेप फ्लो के कई इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहले, पब्लिक ओपिनियन पर मास मीडिया का इन्फ्लुएंस उतना डायरेक्ट, पावरफुल और ऑटोमैटिक नहीं है जितना मार्केटर्स ने सोचा था। यह ओपिनियन लीडर्स और मीडिया मेवन्स द्वारा मीडिएट होता है, वे लोग जो नए आइडियाज को ट्रैक करते हैं और जिनकी ओपिनियंस दूसरों को चाहिए होती हैं या जो अपनी ओपिनियंस दूसरों तक ले जाते हैं। दूसरा, 2-स्टेप फ्लो इस नोशन को चैलेंज करता है कि कंजम्पशन स्टाइल्स मुख्य रूप से मैस मीडिया से ट्रिकल डाउन या ट्रिकल अप इफेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं।
लोग प्राइमरीली अपने सोशल ग्रुप्स के भीतर इंटरैक्ट करते हैं और अपने ग्रुप्स के दूसरों से आइडियाज एक्वायर करते हैं। तीसरा, मास कम्युनिकेटर्स को अगर पॉसिबल हो तो मैसेजेस को स्पेसिफिकली ओपिनियन लीडर्स और मीडिया के साथ एंगेज्ड अदर्स को डायरेक्ट करना चाहिए और उन्हें मैसेज को दूसरों तक ले जाने देना चाहिए। कुल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस बजट स्थापित करना। मार्केटिंग के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक यह चुना है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पर कितना खर्च किया जाए। डिपार्टमेंट स्टोर के दिग्गज जॉन वानमेकर ने एक बार कहा था, मुझे पता है कि मेरा आधा विज्ञापन बेकार जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा आधा। इंडस्ट्रीज और कंपनियां मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पर कितना खर्च करती हैं, इसमें काफी अंतर होता है। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में खर्च सेल्स का 40% से 45% हो सकता है, लेकिन औद्योगिक उपकरण इंडस्ट्री में सिर्फ 5% से 10%। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कम और ज्यादा खर्च करने वाली कंपनियां होती हैं। कंपनियां अपने कम्युनिकेशंस बजट कैसे तय करती हैं? हम 4 सामान्य तरीके बताएंगे: अफोर्डेबल मेथड, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कंपेटिटिव पैरिटी मेथड और ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। अफोर्डेबल मेथड। कुछ कंपनियां कम्युनिकेशंस बजट उस स्तर पर सेट करती हैं जो उन्हें लगता है कि वे अफोर्ड कर सकती हैं। अफोर्डेबल मेथड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के एक इन्वेस्टमेंट के रूप में रोल और सेल्स वॉल्यूम पर उनके इमीडिएट इम्पैक्ट को पूरी तरह इग्नोर करता है। इससे एक अनिश्चित एनुअल बजट बनता है, जिससे लॉन्ग रेंज प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। कुछ कंपनियां कम्युनिकेशन एक्सपेंडिचर्स को करंट या एंटिसिपेटेड सेल्स या सेल्स प्राइस के एक स्पेसिफाइड परसेंटेज पर सेट करती हैं। ऑटोमोबाइल कंपनीज आमतौर पर प्लान कार प्राइस के आधार पर एक फिक्स्ड परसेंटेज बजट करती हैं। ऑयल कंपनीज अपने लेबल के तहत बेचे जाने वाले गैसोलीन के प्रत्येक गैलन के लिए एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेंट अप्रोप्रिएट करती हैं। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड को जस्टिफाई करने के लिए बहुत कम है। यह सेल्स को कम्युनिकेशंस के रिजल्ट के बजाय डिटर्मिनर के रूप में देखता है। इससे एक ऐसा बजट बनता है जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बजाय फंड्स की अवेलेबिलिटी से सेट होता है। यह काउंटर साइक्लिकल कम्युनिकेशन या अग्रेसिव स्पेंडिंग के साथ एक्सपेरिमेंटेशन को डिस्करेज करता है। ईयर टू ईयर सेल्स फ्लक्चुएशंस पर डिपेंडेंस लॉन्ग रेंज प्लानिंग में इंटरफियर करती है। स्पेसिफिक परसेंटेज चुनने का कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है, सिवाय इसके कि पास्ट में क्या किया गया है या कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। अंत में, यह कम्युनिकेशंस बजट को इस आधार पर बिल्ड करने के लिए एनकरेज नहीं करता कि प्रत्येक प्रोडक्ट और टेरिटरी क्या डिजर्व करता है। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। कुछ कंपनियां अपने कम्युनिकेशंस बजट्स कंपेटिटर्स के साथ शेयर ऑफ वॉइस पैरिटी अचीव करने के लिए सेट करती हैं। यह अप्रोच भी प्रॉब्लमैटिक है। यह मानने का कोई आधार नहीं है कि कॉम्पिटिटर्स बेहतर जानते हैं। कंपनी रेप्यूटेशंस, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और ऑब्जेक्टिव्स इतने अलग होते हैं कि कम्युनिकेशंस बजट्स शायद ही एक गाइड हो सकते हैं। और ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कंपेटिटिव पैरिटी पर आधारित बजट्स कम्युनिकेशन वॉर्स को डिस्करेज करते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। सबसे डिफेंसिबल अप्रोच ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड मार्केटर्स से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करके उन टास्क्स को आइडेंटिफाई करके जिन्हें इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए परफॉर्म करना होगा और उन्हें परफॉर्म करने की कॉस्ट्स एस्टिमेट करके कम्युनिकेशंस बजट्स डेवलप करने के लिए कहता है। इन कॉस्ट्स का सम प्रपोज्ड कम्युनिकेशंस बजट होता है। मान लीजिए डॉक्टर पेपर स्नैपल कैजुअल एथलीट्स के लिए सनबर्स्ट नाम का एक नया नेचुरल एनर्जी ड्रिंक इंट्रोड्यूस करना चाहता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार हो सकते हैं। 1. मार्केट शेयर गोल एस्टैब्लिश करना। कंपनी 5 करोड़ पोटेंशियल यूजर्स एस्टिमेट करती है और मार्केट के 8% यानी 40 लाख यूजर्स को अट्रैक्ट करने का टारगेट सेट करती है। 2 मार्केट के उस परसेंटेज को सिलेक्ट करना जिसे एडवर्टाइजिंग द्वारा रीच किया जाना चाहिए। एडवर्टाइजर उम्मीद करता है कि वह अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज के साथ मार्केट के 80% 4 करोड़ प्रॉस्पेक्ट्स तक पहुंच जाएगा। 3. अवेयर प्रॉस्पेक्ट्स के उस परसेंटेज को एस्टिमेट करना जिन्हें ब्रांड ट्राई करने के लिए परसुएड किया जाना चाहिए। एडवर्टाइजर खुश होगा अगर अवेयर प्रॉस्पेक्ट्स के 25% 1 करोड़ सनबर्स्ट ट्राई करें। वह एस्टिमेट करता है कि सभी ट्रायर्स के 40% या 40 लाख लोग लॉयल यूजर्स बन जाएंगे। यह मार्केट शेयर गोल है। 4. 1% ट्रायल रेट के लिए एडवर्टाइजिंग इम्प्रेशंस की संख्या कैलकुलेट करना। एडवर्टाइजर एस्टिमेट करता है कि पॉपुलेशन के हर 1% के लिए 40 एडवर्टाइजिंग इम्प्रेशंस एक्सपोजर्स 25% ट्रायल रेट लाएंगे।
5 ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स की संख्या फाइंड करना जिन्हें परचेस किया जाना है। एक ग्रोस रेटिंग पॉइंट टारगेट पॉपुलेशन के 20% का एक एक्सपोजर है। क्योंकि कंपनी पॉपुलेशन के 80% को 40 एक्सपोजर्स अचीव करना चाहती है, वह 3200 ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स खरीदना चाहेगी। इस ग्रोस रेटिंग पॉइंट खरीदने की एवरेज कॉस्ट के आधार पर नेसेसरी एडवर्टाइजिंग बजट कैलकुलेट करना। मान लीजिए टारगेट पॉपुलेशन के 1% को एक इम्प्रेशन देने में एवरेज $3277 कॉस्ट आता है। तो 3200 ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स की इंट्रोडक्टरी ईयर में$1048,6400等于$3277乘3200 कॉस्ट आएगी। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड का यह एडवांटेज है कि इसमें मैनेजमेंट को डॉलर स्पेंट, एक्सपोजर लेवल्स, ट्रायल रेट्स और रेगुलर यूसेज के बीच रिलेशनशिप के बारे में अपनी अजम्पशंस को स्पेल आउट करना होता है। कम्युनिकेशंस बजट ट्रेड्स, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, लोअर प्राइसेस या बेटर सर्विस जैसे ऑल्टरनेटिव्स की तुलना में मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को कितना वेट मिलना चाहिए? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने लाइफ साइकिल्स में कहाँ हैं। क्या वे कमोडिटीज हैं या हाईली डिफरेंशिएबल प्रोडक्ट्स हैं? क्या उनकी रूटीनली ज़रूरत है या उन्हें सेल करना पड़ता है? और अन्य बातों पर। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस बजट्स तब हाई होते हैं जब चैनल सपोर्ट कम होता है, मार्केटिंग प्रोग्राम समय के साथ बहुत बदलता है, कई कस्टमर्स तक पहुंचना मुश्किल होता है, कस्टमर डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स होती है, प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड होते हैं और कस्टमर नीड्स नॉन होमोजीनियस होते हैं, और परचेसेस फ्रिक्वेंट होती हैं और क्वांटिटीज स्मॉल होती हैं। सिद्धांत रूप में मार्केटर्स को कुल कम्युनिकेशंस बजट एस्टैब्लिश करना चाहिए ताकि आखिरी कम्युनिकेशन डॉलर से मिलने वाला मार्जिनल प्रॉफिट ठीक बेस्ट नॉन कम्युनिकेशन यूज में आखिरी डॉलर से मिलने वाले मार्जिनल प्रॉफिट के बराबर हो। हालांकि इस इकोनॉमिक प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज हो सकता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स सिलेक्ट करना। कंपनियों को अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशंस बजट को कम्युनिकेशन के 8 मेजर मोड्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग, सेल्स फोर्स में एलोकेट करना चाहिए। उसी इंडस्ट्री के भीतर कंपनियां अपने मीडिया और चैनल चॉइसेस में काफ़ी अलग हो सकती हैं। एवॉन अपने प्रमोशनल फंड्स को पर्सनल सेलिंग पर कॉन्सेंट्रेट करती है, जबकि रेवलॉन एडवर्टाइजिंग पर हेविली खर्च करती है। इलेक्ट्रोलक्स ने सालों तक डोर टू डोर सेल्स फोर्स पर हेविली खर्च किया, जबकि हूवर एडवर्टाइजिंग पर ज्यादा रिलाय करता था। टेबल शिजोदियां और कम्युनिकेशन के कुछ मेजर फॉर्म्स पर स्पेंडिंग का फोरकास्ट करता है। कंपनियां हमेशा एक कम्युनिकेशंस टूल को दूसरे से सब्स्टिट्यूट करके एफिशिएंसी हासिल करने के तरीके खोजती रहती हैं। कई कंपनियां कुछ फील्ड सेल्स एक्टिविटी को एड्स, डायरेक्ट मेल और टेलीमार्केटिंग से रिप्लेस कर रही हैं। एक ऑटो डीलर ने अपने 5 सेल्स पीपल को निकाल दिया और प्राइसेस कम कर दीं और सेल्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। कम्युनिकेशंस टूल्स के बीच सब्स्टिट्यूटेबिलिटी एक्सप्लेन करता है कि मार्केटिंग फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता क्यों है। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स के लक्षण। प्रत्येक कम्युनिकेशन टूल के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉस्ट्स होते हैं। हम यहाँ उनका ब्रीफली रिव्यू करते हैं और चैप्टर्स 20, 21 और 22 में उनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड बायर्स तक पहुंचती है। यह एक प्रोडक्ट के लिए लॉन्ग टर्म इमेज बिल्ड कर सकती है। कोका कोला एड्स या क्विक सेल्स ट्रिगर कर सकती है। वीकेंड सेल के लिए मेसीज का एक एड। एडवर्टाइजिंग के कुछ फॉर्म्स जैसे टीवी के लिए बड़े बजट की आवश्यकता हो सकती है, जबकि दूसरे फॉर्म्स जैसे न्यूज़पेपर के लिए नहीं। एडवर्टाइजिंग की मियर प्रेजेंस का सेल्स पर इफेक्ट हो सकता है। कंज्यूमर्स यह मान सकते हैं कि एक हेविली एडवर्टाइज्ड ब्रांड गुड वैल्यू ऑफर करता होगा। एडवर्टाइजिंग के कई फॉर्म्स और यूजेस के कारण इसके बारे में जनरलाइजेशंस करना रिस्की है। फिर भी कुछ ऑब्जर्वेशंस वर्थवाइल हैं। एक पर्वेसिवनेस। एडवर्टाइजिंग सेलर को एक मैसेज को कई बार रिपीट करने की अनुमति देती है। यह बायर को वेरियस कॉम्पिटिटर्स के मैसेजेस रिसीव और कंपेयर करने की भी अनुमति देती है। लार्ज स्केल एडवर्टाइजिंग सेलर के साइज, पावर और सक्सेस के बारे में कुछ पॉजिटिव कहती है। 2. एम्प्लीफाइड एक्सप्रेसिवनेस। एडवर्टाइजिंग प्रिंट, साउंड और कलर के आर्टफुल यूज के माध्यम से कंपनी और उसके ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को ड्रामाटाइज करने के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है।
3 कंट्रोल, एडवर्टाइजर ब्रांड और प्रोडक्ट के उन एस्पेक्ट्स को चूज कर सकता है जिन पर कम्युनिकेशंस को फोकस करना है। सेल्स प्रमोशन, कंपनियां सेल्स प्रमोशन टूल्स, कूपन्स, कॉन्टेस्ट्स, प्रीमियम्स और इसी तरह के अन्य का यूज करती हैं ताकि एक स्ट्रॉन्गर और क्विकर बायर रिस्पॉन्स प्राप्त किया जा सके, जिसमें शॉर्ट रन इफेक्ट्स जैसे प्रोडक्ट ऑफर्स को हाईलाइट करना और सैगिंग सेल्स को बूस्ट करना शामिल हैं। सेल्स प्रमोशन टूल्स 3 डिस्टिंक्टिव बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। 1. एबिलिटी टू बी अटेंशन गेटिंग, वे ध्यान आकर्षित करते हैं और कंज्यूमर को प्रोडक्ट की ओर ले जा सकते हैं। और इंसेंटिव, वे कुछ कंसेशन, इंड्यूसमेंट और कंट्रीब्यूशन इनकॉर्पोरेट करते हैं जो कंज्यूमर को वैल्यू देता है। 3. इन्विटेशन, वे ट्रांजैक्शन में अभी एंगेज होने का एक डिस्टिंक्ट इन्विटेशन इंक्लूड करते हैं। इवेंट्स और एक्सपीरियंस, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस कई एडवांटेजेस ऑफर करते हैं जब तक कि उनमें निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स हों। 1. रेलेवेंट, एक वेल चोजन इवेंट या एक्सपीरियंस को हाईली रेलेवेंट के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि कंज्यूमर अक्सर आउटकम में पर्सनली इन्वेस्टेड होता है। 2. एंगेजिंग, उनकी लिव रियल टाइम क्वालिटी को देखते हुए इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस कंज्यूमर्स के लिए मोर एक्टिवली एंगेजिंग होते हैं। 3. इम्प्लिसिट, इवेंट्स आमतौर पर एक इनडायरेक्ट सॉफ्ट सेल होते हैं। पब्लिक रिलेशंस और पब्लिसिटी, मार्केटर्स पब्लिक रिलेशंस का अंडरयूज करते हैं, फिर भी एक वेल थॉट आउट प्रोग्राम जो अदर कम्युनिकेशंस मिक्स एलिमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेटेड हो बेहद इफेक्टिव हो सकता है, खासकर अगर किसी कंपनी को कंज्यूमर्स के मिसकंसेप्शंस को चैलेंज करने की जरूरत हो। पब्लिक रिलेशंस और पब्लिसिटी की अपील 3 डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज पर आधारित है। 1. हाई क्रेडिबिलिटी, न्यूज स्टोरीज और फीचर्स रीडर्स के लिए एड्स की तुलना में अधिक ऑथेंटिक और क्रेडिबल होते हैं। Our ability to reach hard to find buyers, public relations उन prospects तक पहुंच सकते हैं जो mass media और targeted promotion से बचना पसंद करते हैं। Sun dramatization, public relations एक company, brand, और product के पीछे की story बता सकते हैं। Online और social media marketing, ऑनलाइन मार्केटिंग और मैसेजेस कई फॉर्म्स ले सकते हैं ताकि कंज्यूमर्स के साथ इंटरैक्ट किया जा सके जब वे एक्टिव सर्च मोड में हों या बस ऑनलाइन ब्राउज और सर्फ कर रहे हों। वे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। 1. रिच, बहुत सारी इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जा सकती है, जितनी एक कंज्यूमर चाहे उतनी या कम। 2. इंटरैक्टिव, व्यक्ति के रिस्पॉन्स के आधार पर इंफॉर्मेशन चेंज या अपडेट की जा सकती है। 3. अप टू डेट, एक मैसेज बहुत जल्दी तैयार किया जा सकता है और सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से फैलाया जा सकता है। मोबाइल मार्केटिंग, तेजी से ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन और स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स के मोबाइल फॉर्म्स पर रिलाई कर रहे हैं। मोबाइल मार्केटिंग के 3 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 1. टाइमली, मोबाइल कम्युनिकेशंस बहुत टाइम सेंसिटिव हो सकते हैं और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कंज्यूमर कब और कहाँ है। 2. इन्फ्लुएंशियल, स्मार्टफोन के माध्यम से प्राप्त की गई जानकारी कंज्यूमर्स तक पहुंच सकती है और उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती है जब वे परचेज डिसीजन ले रहे होते हैं। 3. परवेसिव, उपभोक्ता आमतौर पर अपने स्मार्टफोन्स हर जगह ले जाते हैं, इसलिए मोबाइल कम्युनिकेशंस उनकी फिंगरटिप्स पर होते हैं। डायरेक्ट और डेटाबेस मार्केटिंग, बिग डेटा के आने से मार्केटर्स को कंज्यूमर्स के बारे में और भी अधिक जानने और अधिक पर्सनल और रेलेवेंट मार्केटिंग कम्युनिकेशंस डेवलप करने का अवसर मिला है। डायरेक्ट और डेटाबेस मार्केटिंग के 3 नोटवर्दी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 1. पर्सनल, व्यक्तिगत तथ्य, राय और अनुभव मैसिव डेटाबेसेस में स्टोर किए जा सकते हैं और पर्सनल मैसेजेस में शामिल किए जा सकते हैं। 2. प्रोएक्टिव, एक डायरेक्ट मार्केटिंग पीस ध्यान आकर्षित कर सकता है, कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म कर सकता है और एक कॉल टू एक्शन शामिल कर सकता है। 3. कॉम्प्लीमेंट्री, उत्पाद की जानकारी प्रदान की जा सकती है जो अन्य मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में मदद करती है, खासकर ई-कॉमर्स के संदर्भ में। एक अच्छा कैटलॉग ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दे सकता है। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग बाइंग प्रोसेस के बाद के चरणों में सबसे इफेक्टिव टूल है, खासकर बायर प्रेफरेंस, कन्विक्शन और एक्शन बिल्ड करने में। इसके 3 नोटेबल क्वालिटीज हैं। 1. कस्टमाइज्ड, संदेश को किसी भी व्यक्ति को अपील करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। और रिलेशनशिप ओरिएंटेड, पर्सनल सेलिंग रिलेशनशिप से एक मैटर ऑफ फैक्ट सेलिंग रिलेशनशिप से लेकर एक डीप पर्सनल फ्रेंडशिप तक रेंज कर सकते हैं। 3. रिस्पॉन्स ओरिएंटेड, खरीदार को अक्सर पर्सनल चॉइसेस दिए जाते हैं और सीधे रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स सेट करने में कारक। कंपनियों को अपना कम्युनिकेशंस मिक्स डेवलप करते समय कई फैक्टर्स पर विचार करना चाहिए। टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, कंज्यूमर रेडीनेस टू मेक ए परचेस और स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट मार्केट का प्रकार। कंज्यूमर मार्केटर्स सेल्स, प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग पर कंपैरेटिवली अधिक खर्च करते हैं। बिजनेस मार्केटर्स पर्सनल सेलिंग पर कंपैरेटिवली अधिक खर्च करते हैं। सामान्य तौर पर पर्सनल सेलिंग का यूज कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव और रिस्की गुड्स के साथ और उन मार्केट्स में अधिक होता है जहां सेलर्स फ्यूअर और लार्जर होते हैं, इसलिए बिजनेस मार्केट्स। हालांकि मार्केटर्स बिजनेस मार्केट्स में सेल्स कॉल्स पर अधिक रिलाय करते हैं, एडवर्टाइजिंग अभी भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। एडवर्टाइजिंग कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकती है। अगर प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स हैं तो एडवर्टाइजिंग उन्हें एक्सप्लेन कर सकती है। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग सेल्स कॉल्स की तुलना में अधिक इकोनॉमिकल है। सिंहाव ब्रोशर्स ऑफर करने वाले और कंपनी का फोन नंबर या वेब एड्रेस रखने वाले एडवर्टाइजमेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए लीड्स जनरेट करने का एक इफेक्टिव तरीका है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कंपनी के एड्स की कॉपीज का यूज अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स को लेजिटिमाइज करने के लिए कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स को याद दिला सकती है कि प्रोडक्ट का यूज कैसे करें और उनकी परचेस के बारे में उन्हें रिश्योर कर सकती है। पर्सनल सेलिंग केले की तुलना में एडवर्टाइजिंग कंबाइंड विद पर्सनल सेलिंग सेल्स बढ़ा सकती है। कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग कंपनी की रेपुटेशन इंप्रूव कर सकती है और सेल्स फोर्स के फेवरेबल फर्स्ट हियरिंग और प्रोडक्ट के अर्ली अडॉप्शन के चांसेस इंप्रूव कर सकती है। IBM का हाल ही का कॉर्पोरेट मार्केटिंग एफर्ट एक उल्लेखनीय सफलता है। IBM स्मार्टर प्लैनेट अपनी लंबे समय की एड एजेंसी ओगिलवी माथर के साथ काम करते हुए IBM ने 2008 में स्मार्टर प्लैनेट को एक बिजनेस स्ट्रैटेजी और मल्टीप्लेटफॉर्म कम्युनिकेशंस प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया ताकि इस बात को प्रमोट किया जा सके कि कैसे IBM टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज गवर्नमेंट के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और दूसरे बिजनेसेस को बेहतर और स्मार्टर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। इसका मतलब यह था कि टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि दुनिया की कई प्रॉब्लम्स अब फिक्सेबल हैं। कैंपेन की शुरुआत इंटरनली हुई ताकि IBM एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म और इंस्पायर किया जा सके कि वे एक स्मार्टर प्लैनेट बनाने में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद इसे अनकन्वेंशनल लॉन्ग फॉर्म, कंटेंट रिच प्रिंट एड्स, टारगेटेड TV एड्स, डिटेल्ड ऑनलाइन इंटरैक्टिव एड्स के साथ रोल आउट किया गया। एक स्मार्टर सिटीज टूर ने मेजर इवेंट्स होस्ट किए जिनमें IBM और दूसरे एक्सपर्ट्स ने उन चैलेंजेस पर डिस्कस और डिबेट किया जिनका सभी शहरों को सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक सेफ्टी। कैंपेन की सक्सेस IBM की इमेज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स के रूप में एविडेंट थी, एक ऐसी कंपनी के रूप में जो दुनिया को बेहतर बना रही है और अपने क्लाइंट्स की सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए जानी जाती है। रिसेशन के बावजूद नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और IBM के साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड कंपनीज की संख्या में सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस हुईं और कंपनी के स्टॉक प्राइस कैंपेन की शुरुआत में $80 से बढ़कर 5 साल बाद $200 से ज्यादा हो गईं। दूसरी तरफ पर्सनल सेलिंग कंज्यूमर गुड्स मार्केटिंग में भी एक मजबूत कंट्रीब्यूशन दे सकती है। कुछ कंज्यूमर मार्केटर्स सेल्स फोर्स का यूज मुख्य रूप से डीलर्स से वीकली ऑर्डर्स कलेक्ट करने और यह देखने के लिए करते हैं कि शेल्फ पर पर्याप्त स्टॉक है या नहीं। फिर भी एक इफेक्टिवली ट्रेन्ड कंपनी सेल्स फोर्स 4 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकती है। एक, स्टॉक पोजीशन बढ़ाना। सेल्स रेप्स डीलर्स को ज्यादा स्टॉक लेने और कंपनी के ब्रांड को ज्यादा शेल्फ स्पेस देने के लिए परसुएड कर सकते हैं। और उत्साह बढ़ाना। सेल्स रेप्स कंपनी के ब्रांड के लिए प्लान्ड एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशंस सपोर्ट को ड्रामेटाइज करके डीलर एंथुजियाज्म बिल्ड कर सकते हैं। सम मिशनरी सेलिंग करना। सेल्स रेप्स ज्यादा डीलर्स को साइन अप कर सकते हैं। 4, की अकाउंट्स मैनेज करना। सेल्स रेप्स सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट्स के साथ बिजनेस बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। बायर रेडीनेस स्टेज। कम्युनिकेशन टूल्स की कॉस्ट इफेक्टिवनेस बायर रेडीनेस के अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग होती है। फिगर 19.3 कम्युनिकेशन टूल्स की रिलेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिखाता है। अवेयरनेस बिल्डिंग स्टेज में एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। कस्टमर कंप्रहेंशन मुख्य रूप से एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग से प्रभावित होता है। कस्टमर कन्विक्शन मोस्टली पर्सनल सेलिंग से इन्फ्लुएंस्ड होता है।
सेल क्लोज करने में पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। रीऑर्डरिंग भी मोस्टली पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन से और कुछ हद तक रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग से प्रभावित होता है। यह भी ध्यान दें कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ लगभग किसी भी स्टेज को अफेक्ट कर सकती हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इंट्रोडक्शन स्टेज में एडवर्टाइजिंग, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस और पब्लिसिटी की कॉस्ट इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद पर्सनल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज हासिल करने के लिए और सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग ट्रायल इंड्यूस करने के लिए। ग्रोथ स्टेज में डिमांड वर्ड ऑफ माउथ और इंटरैक्टिव मार्केटिंग के माध्यम से अपनी मोमेंटम रखती है। मैच्योरिटी स्टेज में एडवर्टाइजिंग, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस और पर्सनल सेलिंग सभी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डिक्लाइन स्टेज में सेल्स प्रमोशन स्ट्रांग बना रहता है, अन्य कम्युनिकेशन टूल्स कम हो जाते हैं और सेल्स पीपल प्रोडक्ट को केवल मिनिमल अटेंशन देते हैं। कम्युनिकेशन परिणामों को मापना। सीनियर मैनेजर्स अपने कम्युनिकेशंस इन्वेस्टमेंट्स के आउटकम्स और रेवेन्यूज जानना चाहते हैं। हालांकि अक्सर उनके कम्युनिकेशंस डायरेक्टर्स केवल इनपुट्स और एक्सपेंसेस ही सप्लाई करते हैं। प्रेस क्लिपिंग काउंट्स, प्लेस्ड एड्स की संख्या या मीडिया कॉस्ट। फेयरनेस के लिए कम्युनिकेशंस डायरेक्टर्स इनपुट्स को इंटरमीडिएट आउटपुट्स जैसे रीच एंड फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेशन के संपर्क में आए टारगेट मार्केट का परसेंटेज और एक्सपोजर्स की संख्या, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन स्कोर्स, परसुएजन चेंजेस, कॉस्ट पर थाउजेंड कैलकुलेशंस में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अंतर बिहेवियर चेंज मेजर्स असली पे ऑफ को कैप्चर करते हैं। कम्युनिकेशंस प्लान इंप्लीमेंट करने के बाद कम्युनिकेशंस डायरेक्टर को उसके इम्पैक्ट को मेजर करना चाहिए। टारगेट ऑडियंस के मेंबर्स से पूछा जाता है कि क्या वे मैसेज को रिकॉग्नाइज या रिकॉल करते हैं, उन्होंने उसे कितनी बार देखा, उन्हें कौन से पॉइंट्स याद हैं, उन्हें मैसेज के बारे में कैसा लगा और प्रोडक्ट और कंपनी के प्रति उनके प्रीवियस और करंट एटीट्यूड्स क्या हैं। कम्युनिकेटर को ऑडियंस रिस्पॉन्स के बिहेवियरल मेजर्स भी कलेक्ट करने चाहिए, जैसे कितने लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, उसे पसंद किया और दूसरों से उसके बारे में बात की। फिगर शिजोद्याऊचे फीडबैक मेजरमेंट का एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है। हमें पता चलता है कि टोटल मार्केट में 80% कंज्यूमर्स ब्रांड के बारे में अवेयर हैं, 60% ने इसे ट्राई किया है और इसे ट्राई करने वालों में से केवल 20% सैटिस्फाइड हैं। यह इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशंस प्रोग्राम अवेयरनेस क्रिएट करने में इफेक्टिव है, लेकिन प्रोडक्ट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता। इसके विपरीत टोटल मार्केट में 40% कंज्यूमर्स ब्रांड बी के बारे में अवेयर हैं और केवल 30% ने इसे ट्राई किया है, लेकिन उनमें से 80% सैटिस्फाइड हैं। इस केस में कम्युनिकेशंस प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि ब्रांड की पोटेंशियल पावर का फायदा उठाया जा सके। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्रोसेस को मैनेज करना। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस (IMC) को एक प्लानिंग प्रोसेस के रूप में डिफाइन करता है जो यह एश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है कि किसी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट द्वारा किसी प्रोडक्ट, सर्विस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राप्त किए गए सभी ब्रांड कॉन्टैक्ट्स उस व्यक्ति के लिए रेलेवेंट हों और समय के साथ कंसिस्टेंट हों। अच्छी तरह से किए जाने पर यह प्लानिंग प्रोसेस विभिन्न कम्युनिकेशंस डिसिप्लिन्स के स्ट्रैटेजिक रोल्स का इवैल्यूएट करता है और उन्हें सीमलेसली कंबाइन करता है ताकि मैसेजेस का क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और मैक्सिमम इम्पैक्ट प्रदान किया जा सके। मार्केटर्स के लिए अवेलेबल कम्युनिकेशन टूल्स, मैसेजेस और ऑडियंसेस की वाइड रेंज के कारण यह जरूरी हो जाता है कि कंपनीज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की ओर बढ़े। उन्हें बिहेवियर को अफेक्ट करने वाले सभी अलग अलग तरीकों को पूरी तरह समझने के लिए कंज्यूमर्स का 360 डिग्री व्यू अपनाना चाहिए। मार्केटर्स के लिए वन स्टॉप शॉपिंग आसान बनाने के लिए मीडिया कंपनीज और एड एजेंसीज ने प्रमोशन एजेंसीज, पब्लिक रिलेशंस फर्म्स, पैकेज डिजाइन कंसल्टेंसीज, वेबसाइट डेवलपर्स, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स और डायरेक्ट मेल हाउसेज एक्वायर किए हैं। वे खुद को कम्युनिकेशंस कंपनीज के रूप में रीडिफाइन कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन के कई फॉर्म्स पर स्ट्रैटेजिक और प्रैक्टिकल एडवाइस ऑफर करके क्लाइंट्स को उनकी ओवरऑल कम्युनिकेशंस इफेक्टिवनेस इंप्रूव करने में मदद करती हैं। ये एक्सपेंडेड कैपेबिलिटीज मार्केटर्स के लिए एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रोग्राम में वेरियस मीडिया प्रॉपर्टीज और साथ ही रिलेटेड मार्केटिंग सर्विसेज को असेंबल करना आसान बनाती हैं। टेबल 19.3 उदाहरण के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सर्विसेज की दिग्गज कंपनी WPP के बिजनेसेस की अलग अलग लाइंस को लिस्ट करता है।
टेबल 19.3 WPP के बिजनेस की लाइन्स। Asterisk advertising, global, national, or specialist advertising services कई top international or specialist agencies, say, Jimmy Bates Chi and Partners, Gray, JWT, Ogilvy and Mather, United Network, और YNR शामिल हैं। Asterisk media investment management, Group M companies Mediacom, MEC, Mindshare, Maxis, plus 10th Avenue or others say above or below-the-line media planning and buying or specialist sponsorship and branded entertainment services. Singhal Consumer Insight, Tableau PP की Kantar companies, इनमें TNS, Millward Brown, The Futures Company, और brand, consumer, media, and marketplace insight के कई other specialists शामिल हैं। Clients के साथ मिलकर great insights generate और apply करने के लिए काम करती हैं। Asterisk public relations and public affairs, corporate, consumer, financial, and brand building services PR or lobbying firms Bursa Marsteller, Cohn and Wolf, Hill plus Knowlton Strategies, Ogilvy Public Relations Worldwide, RLM Finsbury, and others. Asterisk branding and identity, consumer, corporate, and employee branding and design services, IME identity, packaging, literature, events, training, and architecture शामिल हैं। Addison Group, Brand Union, Fitch, Lambie-Nairn, Landor Associates, The Partners, and others. Asterisk direct, promotion, and relationship marketing, general or specialist customer, channel, direct, field, retail, promotional, and point-of-sale services की पूरी range AKQA, Geometry Global, Ogilvy One, RTC Relationship Marketing, VML, Wonderman, and others. Asterisk Healthcare Communications, GCI Health, GHG, Ogilvy Common Health Worldwide, Sudler and Hennessy, and others advertising से लेकर medical education और online marketing तक integrated healthcare marketing solutions provide करते हैं। Asterisk Specialist Communications, Specialist Services की एक comprehensive range, custom media और multicultural marketing से लेकर event, sports, youth, and entertainment marketing तक, corporate and business-to-business, media, technology, and production services. WPP Digital के माध्यम से WPP कंपनीज और उनके क्लाइंट्स के पास डिजिटल एक्सपर्ट्स के एक पोर्टफोलियो तक एक्सेस है, जिसमें 24/7 मीडिया, ब्लू स्टेट डिजिटल और पॉसिबल शामिल हैं। मीडिया कोऑर्डिनेशन अलग-अलग और एक ही तरह के मीडिया के बीच हो सकता है, लेकिन मार्केटर्स को मैक्सिमम इम्पैक्ट हासिल करने और मैसेज रीच और इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए मल्टीपल स्टेज कैंपेन्स के माध्यम से पर्सनल और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशंस चैनल्स को कंबाइन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रमोशंस और ऑनलाइन सॉलिसिटेशंस एडवर्टाइजिंग के साथ कंबाइन किए जाने पर अधिक इफेक्टिव हो सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स द्वारा क्रिएट की गई अवेयरनेस और एटीट्यूड्स अधिक डायरेक्ट सेल्स पिचेस की सक्सेस को बढ़ा सकती हैं। एडवर्टाइजिंग एक ब्रांड की पोजीशनिंग कन्वे कर सकती है और ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग या सर्च इंजन मार्केटिंग से बेनिफिट प्राप्त कर सकती है, जो एक स्ट्रॉन्गर कॉल टू एक्शन भेजता है। ज्यादातर कंपनीज अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन कम्युनिकेशंस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। एड्स, खासकर प्रिंट एड्स और पैकेजेस में वेब एड्रेसेस लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट्स को और पूरी तरह एक्सप्लोर करने, स्टोर लोकेशंस ढूंढने और अधिक प्रोडक्ट या सर्विस इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। भले ही कंज्यूमर्स ऑनलाइन ऑर्डर न करें, मार्केटर्स वेबसाइट्स का यूज उन तरीकों से कर सकते हैं जो उन्हें स्टोर्स में खरीदने के लिए प्रेरित करें। IMC को इम्प्लीमेंट करना। IBM, ओगिल्वी, कोलगेट, WPP's रेडफ्यूज और GE, BBDO जैसे कई इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने अपने कम्युनिकेशंस के एक सब्सटैंशियल हिस्से को एक फुल सर्विस एजेंसी के साथ प्लेस करने का विकल्प चुना है। इसका रिजल्ट इंटीग्रेटेड और अधिक इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशंस होता है, बहुत कम टोटल कॉस्ट पर। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस स्ट्रॉन्गर मैसेज कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ब्रांड एक्विटी बिल्ड करने और ग्रेटर सेल्स इम्पैक्ट क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। यह मैनेजमेंट को हर उस तरीके के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिससे कस्टमर कंपनी के कॉन्टैक्ट में आता है, कंपनी अपनी पोजीशनिंग कैसे कम्युनिकेट करती है, प्रत्येक व्हीकल का रिलेटिव इम्पोर्टेंस और टाइमिंग इश्यूज। यह किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जहां पहले कोई नहीं थी, कंपनी के ब्रांड इमेजेस और मैसेजेस को यूनिफाई करने की, जैसे ही वे हजारों कंपनी एक्टिविटीज के माध्यम से भेजे जाते हैं।
IMC से कंपनी की एबिलिटी इम्प्रूव होनी चाहिए ताकि वह सही कस्टमर्स तक सही मैसेजेस के साथ सही समय पर और सही जगह पर पहुंच सके। मार्केटिंग मेमो, हाउ इंटीग्रेटेड इज योर IMC प्रोग्राम? कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। आपका IMC प्रोग्राम कितना इंटीग्रेटेड है? एक IMC प्रोग्राम के कलेक्टिव इम्पैक्ट का असेस करने में मार्केटर का ओवरराइडिंग गोल सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट कम्युनिकेशंस प्रोग्राम पॉसिबल क्रिएट करना है। निम्नलिखित 6 CAs क्राइटेरिया यह डिटरमाइन करने में मदद कर सकते हैं कि कम्युनिकेशंस वास्तव में इंटीग्रेटेड है या नहीं। एस्टरिस्क कवरेज। कवरेज ऑडियंस का वह प्रोपोर्शन है जो एम्प्लॉयड किए गए प्रत्येक कम्युनिकेशन ऑप्शन द्वारा रीच किया जाता है और साथ ही उन ऑप्शंस के बीच ओवरलैप की मात्रा भी। दूसरे शब्दों में, अलग अलग कम्युनिकेशन ऑप्शंस किस एक्सटेंट तक डिजिग्नेटेड टारगेट मार्केट तक पहुंचते हैं और उस मार्केट को बनाने वाले सैम या डिफरेंट कंज्यूमर्स तक। Asterisk contribution. Contribution किसी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की इनहेरेंट एबिलिटी है कि वह किसी अन्य कम्युनिकेशन ऑप्शन के एक्सपोजर के एब्सेंस में कंज्यूमर से डिजायर्ड रिस्पांस और कम्युनिकेशन इफेक्ट्स क्रिएट करे। एक कम्युनिकेशन कंज्यूमर प्रोसेसिंग को कितना अफेक्ट करता है और अवेयरनेस बिल्ड करता है, इमेज एनहांस करता है, रिस्पॉन्सेज इलिसिट करता है और सेल्स इंड्यूस करता है। Asterisk commonality. कॉमनैलिटी वह एक्सटेंट है जिस तक कॉमन एसोसिएशंस कम्युनिकेशन ऑप्शंस में रीइंफोर्स होते हैं, यानी अलग अलग कम्युनिकेशन ऑप्शंस किस हद तक सेम मीनिंग शेयर करते हैं। ब्रांड इमेज की कंसिस्टेंसी और कोहेसिवनेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे डिटरमाइन करते हैं कि एग्जिस्टिंग एसोसिएशंस और रिस्पॉन्सेस कितनी आसानी से रिकॉल किए जा सकते हैं और कितनी आसानी से एडिशनल एसोसिएशंस और रिस्पॉन्सेस मेमोरी में ब्रांड से लिंक हो सकते हैं। Asterisk complementarity. कम्युनिकेशन ऑप्शंस अक्सर टैंडम में यूज किए जाने पर अधिक इफेक्टिव होते हैं। कॉम्प्लीमेंटरिटी इस बात से रिलेटेड है कि कम्युनिकेशन ऑप्शंस में अलग अलग एसोसिएशंस और लिंकेजेस किस एक्सटेंट तक एम्फसाइज किए जाते हैं। इफेक्टिव पोजीशनिंग के लिए ब्रांड्स को आमतौर पर मल्टीपल ब्रांड एसोसिएशंस एस्टैब्लिश करने की जरूरत होती है। अलग अलग मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑप्शंस किसी पर्टिकुलर ब्रांड एसोसिएशन को एस्टैब्लिश करने के लिए बेहतर सूटेड हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कॉज की स्पॉन्सरशिप एक ब्रांड के ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के परसेप्शंस को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन उसके परफॉर्मेंस एडवांटेजेस कम्युनिकेट करने के लिए टीवी और प्रिंट एडवर्टाइजिंग की आवश्यकता हो सकती है। Asterisk conformability. किसी भी इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रोग्राम में मैसेज कुछ कंज्यूमर्स के लिए नया होगा और कुछ के लिए नहीं। कन्फर्मेबिलिटी इस बात को रेफर करता है कि एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑप्शन ऐसे अलग अलग ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स के लिए किस हद तक काम करता है। 2 लेवल्स पर काम करने की क्षमता उन कंज्यूमर्स से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना जिन्होंने अदर कम्युनिकेशंस नहीं देखे हैं, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। Asterisk cost. मार्केटर्स को सबसे इफेक्टिव और मोस्ट एफिशिएंट कम्युनिकेशंस प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को इन सभी क्राइटेरिया पर उनकी कॉस्ट के आधार पर इवैल्यूएट करना चाहिए। सारांश: एक आधुनिक मार्केटिंग में सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करना, उसकी अट्रैक्टिव प्राइसिंग करना और उसे टारगेट कस्टमर्स के लिए एक्सेसिबल बनाना ही काफी नहीं है। कंपनीज को अपने प्रेजेंट और पोटेंशियल स्टेकहोल्डर्स और जनरल पब्लिक के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहिए। 2. मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स में कम्युनिकेशन के 8 मेजर मोड्स होते हैं: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, public relations and publicity, events and experiences, online and social media marketing, mobile marketing, direct and database marketing, और personal selling. संग communications process में 9 elements होते हैं: sender, receiver, message, media, encoding, decoding, response, feedback और noise. अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस आमतौर पर मैसेजेस को कैसे डिकोड करती है। उन्हें मैसेज को ऐसे एफिशिएंट मीडिया के माध्यम से भी ट्रांसमिट करना चाहिए जो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे और मैसेज के प्रति रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने के लिए फीडबैक चैनल्स डेवलप करने चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस डेवलप करने के लिए 8 स्टेप्स की आवश्यकता होती है। ई. टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना। आर. कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव्स चूज करना। सन. कम्युनिकेशंस डिजाइन करना। स. कम्युनिकेशंस चैनल्स सेलेक्ट करना। ओ. टोटल कम्युनिकेशंस बजट सेट करना। लिस. कम्युनिकेशंस मिक्स चूज करना। ची. कम्युनिकेशंस रिजल्ट्स को मेजर करना। और बै.
इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्रोसेस को मैनेज करना। 5. टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने में मार्केटर को करंट पब्लिक परसेप्शन और इमेज सॉर्ट के बीच मौजूद किसी भी गैप को क्लोज करने की आवश्यकता होती है। कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव्स कैटेगरी के लिए नीड क्रिएट करना, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड एटीट्यूड या ब्रांड परचेस इंटेंशन हो सकते हैं। 6. कम्युनिकेशन डिजाइन करने के लिए 3 सवालों के जवाब देने की आवश्यकता होती है। क्या कहना है, मैसेज स्ट्रैटेजी, इसे कैसे कहना है, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, और इसे कौन कहना चाहिए, मैसेज सोर्स। कम्युनिकेशंस चैनल्स पर्सनल, एडवोकेट, एक्सपर्ट और सोशल चैनल्स या नॉन पर्सनल, मीडिया, एटमॉस्फेयर्स और इवेंट्स हो सकते हैं। 7. हालांकि और मेथड्स भी मौजूद हैं। कम्युनिकेशंस बजट सेट करने का ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, जो मार्केटर्स से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करके अपने बजट्स डेवलप करने के लिए कहता है, आमतौर पर सबसे डिजायरेबल होता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स चुनने में मार्केटर्स को प्रत्येक कम्युनिकेशन टूल के डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस और कॉस्ट्स और कंपनी के मार्केट रैंक की जांच करनी चाहिए। उन्हें उस टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केट पर भी विचार करना चाहिए जिसमें वे सेल कर रहे हैं, कंज्यूमर्स परचेस करने के लिए कितने रेडी हैं, और प्रोडक्ट के कंपनी, ब्रांड और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में स्टेज पर। 9. मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स की इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए टारगेट ऑडियंस के मेंबर्स से पूछना जरूरी है कि क्या वे कम्युनिकेशन को रिकॉग्नाइज या रिकॉल करते हैं, उन्होंने उसे कितनी बार देखा, उन्हें कौन से पॉइंट्स याद हैं, उन्हें कम्युनिकेशन के बारे में कैसा लगा, और कंपनी, ब्रांड और प्रोडक्ट के प्रति उनके प्रीवियस और करंट एटीट्यूड्स क्या हैं। पूरे कम्युनिकेशंस प्रोसेस को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस (IMC) की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्लानिंग, जो विभिन्न कम्युनिकेशंस डिसिप्लिन्स के स्ट्रेटेजिक रोल्स का इवैल्यूएट करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान के एडेड वैल्यू को रिकॉग्नाइज करती है और जो क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और मैक्सिमम इम्पैक्ट प्रोवाइड करने के लिए डिस्क्रीट मैसेजेस के सीमलेस इंटीग्रेशन के माध्यम से इन डिसिप्लिन्स को कंबाइन करती है। रेड बुल का इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स इतना सक्सेसफुल रहा है कि कंपनी ने एक इंटायरली न्यू $1 बिलियन ड्रिंक कैटेगरी, एनर्जी ड्रिंक्स, क्रिएट कर दी है। इसके अलावा रेड बुल कोका कोला, पेप्सी और एनह्यूस-बुश जैसे बेवरेज किंग्स से फियर्स कंपटीशन के बीच एक $multi-billion बेवरेज ब्रांड बन गया है। आज तक कंपनी ने 166 कंट्रीज में एनर्जी ड्रिंक्स के 40 बिलियन से ज्यादा कैंस बेचे हैं। कैसे? रेड बुल दुनिया भर के युवाओं के साथ स्किलफुली कनेक्ट करके और इसे किसी और से अलग तरीके से करके एनर्जी ड्रिंक मार्केट लीडर बना। डायट्रिच मेटशिट्स ने 1987 में ऑस्ट्रिया में एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ रेड बुल की स्थापना की। 1997 तक पतली सिल्वर एम्ब्लू कैन ग्लोबली 25 मार्केट्स में उपलब्ध थी, जिनमें वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोप, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका शामिल थे। इसके साइज और स्टाइल ने तुरंत कंज्यूमर्स को संकेत दिया कि इसका कंटेंट ट्रेडिशनल सॉफ्ट ड्रिंक्स से अलग था। रेड बुल के इंग्रेडिएंट्स अमीनो एसिड, टोरिन, बी कम्प्लेक्स विटामिन्स, कैफीन, कार्बोहाइड्रेट्स स्पेसिफिकली फॉर्मुलेट किए गए थे ताकि ड्रिंक हाईली कैफिनेटेड और एनर्जाइजिंग बने। वास्तव में कुछ यूजर्स ने इसे लिक्विड कोकेन या स्पीड इन कैन कहा है। पिछले दशक में कंपनी ने दूसरे प्रोडक्ट्स और फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए, जिनमें से कई सक्सेसफुल नहीं रहे। आज रेड बुल ओरिजिनल, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल टोटल जीरो, रेड बुल शुगर फ्री और बेरी, लाइम और क्रैनबेरी फ्लेवर से इन्फ्यूज्ड स्पेशल एडिशंस ऑफर करता है। जैसे जैसे कंपनी वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करती गई, इसने एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्लान डेवलप किया जो अपने टारगेट ऑडियंस तक कई डिफरेंट लेवल्स पर पहुंचा और ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी, कम्युनिटी की अपनी ब्रांड इमेज बिल्ड की। सबसे पहले रेड बुल ने प्री मार्केटिंग पर फोकस किया। रेड बुल स्नोथ्रिल ऑफ चैमोनिक स्की कॉन्टेस्ट इन फ्रांस जैसे इवेंट्स को स्पॉन्सर करके ब्रांड के चारों ओर वर्ड ऑफ माउथ एक्साइटमेंट बिल्ड करने में मदद की। एक बार जब कंपनी एक नए मार्केट में एंटर करती, तो वह अपने सीडिंग प्रोग्राम के माध्यम से बस बिल्ड करती, ट्रेंडी शॉप्स, क्लब्स, बार्स और स्टोर्स को माइक्रो टारगेट करके। इससे कल्चरल एलीट को रेड बुल के प्रोडक्ट तक सबसे पहले पहुंच मिलती और वे दूसरे कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस कर पाते। जैसा कि एक रेड बुल एग्जीक्यूटिव ने एक्सप्लेन किया, हम पहले ऑन प्रेमिस अकाउंट्स के पास जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट को बहुत विजिबिलिटी और अटेंशन मिलती है। इंडिविजुअल अकाउंट्स के साथ डील करना तेज होता है,
बड़ी चेन्स और उनके ऑथराइजेशन प्रोसेस के मुकाबले। कंपनी ने ओपिनियन लीडर्स को भी टारगेट किया जो कंज्यूमर्स की परचेसेस को इन्फ्लुएंस करने की संभावना रखते थे, जिनमें एक्शन स्पोर्ट्स एथलीट्स और एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज शामिल थे। एक बार जब रेड बुल ने बाज में कुछ मोमेंटम हासिल कर ली, तो यह जिम्स, हेल्थ फूड स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, कॉलेजेस के पास कन्वीनियंस स्टोर्स और अंतर सुपरमार्केट्स में चला गया। कंपनी का प्राइमरी पॉइंट ऑफ परचेस टूल हमेशा से ही उसकी रेफ्रिजरेटेड सेल्स यूनिट्स रही हैं, जो रेड बुल लोगो को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करती हैं। ये ब्रांड को अदर बेवरेजेस से अलग करती हैं और हर रिटेल एनवायरनमेंट में एक प्रोमिनेंट लोकेशन इंश्योर करती हैं। अपने पॉइंट ऑफ परचेस डिस्प्लेज में कंसिस्टेंसी और क्वालिटी गारंटी करने के लिए कंपनी ने डिलीवरी वैन ड्राइवर्स की टीम्स हायर की, जिनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेड बुल को स्टॉक करना थी। रेड बुल के मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का एक और जरूरी पहलू है प्रोडक्ट ट्रायल। जहां ट्रेडिशनल बेवरेज मार्केटर्स सैम्पलिंग के साथ मैक्सिमम कंज्यूमर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहीं कंपनी कंज्यूमर्स तक केवल आइडियल यूसेज अकेजन में पहुंचना चाहती है, यानी जब वे थकान महसूस करते हैं और उन्हें एनर्जी के बूस्ट की जरूरत होती है। नतीजतन इसके सैम्पलिंग कैंपेन्स कॉन्सर्ट्स, पार्टीज, फेस्टिवल्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स, बीचेस, हाईवे रेस्ट एरियाज, थके हुए ड्राइवर्स के लिए और कॉलेज लाइब्रेरीज में और अवार्ड शोज से पहले लिमोस में होते हैं। रेड बुल खुद को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एथलीट्स और टीम्स और म्यूजिक, डांस और फिल्म के आर्टिस्ट्स की एक वाइड वैरायटी के साथ भी अलाइन करता है। मोटर स्पोर्ट्स से लेकर माउंटेन बाइकिंग तक, स्नोबोर्डिंग से लेकर सर्फिंग तक, रॉक कॉन्सर्ट्स से लेकर एक्सट्रीम सेलिंग तक, रेड बुल इवेंट या स्पॉन्सरशिप के क्रेजीनेस की कोई सीमा नहीं है। कंपनी द्वारा प्रायोजित कुछ इवेंट्स ओरिजिनलिटी और एक्सट्रीम स्पोर्टिंग को हद तक ले जाने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, एनुअल फ्लगटैग में कॉन्टेस्टेंट्स होममेड फ्लाइंग मशीन्स बनाते हैं, जिनका वजन पायलट सहित 450 पाउंड से कम होना चाहिए। टीम्स अपने कंट्रैप्शंस को एक स्पेशली डिजाइन्ड रेड बुल ब्रांडेड रैंप से पानी के एक बारी से 100 फीट ऊपर लॉन्च करते हैं। 3 लाख तक यंग कंज्यूमर्स की भीड़ कंटेस्टेंट्स और उनके क्राफ्ट को चीयर करती है, क्योंकि वे ब्रांड के स्लोगन रेड बुल गिव्स यू विंग्स पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। रेड बुल ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का यूज तब करता है जब मार्केट मैच्योर हो जाता है और कंपनी को अपने कंज्यूमर्स के लिए ब्रांड को रीइंफोर्स करने की जरूरत होती है। जैसा कि एक एग्जीक्यूटिव ने बताया, मीडिया एक टूल नहीं है जिसका यूज हम मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए करते हैं। यह एक क्रिटिकल पार्ट है। यह बस डेवलपमेंट में बाद में आता है। रेड बुल की एंटी मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी अपने यंग कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट करने में बेहद सक्सेसफुल रही है। यह सीधे कंपनी के मिशन के अनुरूप है कि उसे यूनिक, ओरिजिनल और रिबेलियस के रूप में देखा जाए, ठीक वैसे ही जैसे उसके जनरेशन वाई कंज्यूमर्स खुद को व्यूड करना चाहते हैं। लॉरियल दुनिया की लीडिंग ब्यूटी और कॉस्मेटिक कंपनीज में से एक है, जिसके वेल सेगमेंटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स 130 कंट्रीज में उपलब्ध हैं। पेरिस, फ्रांस में हेडक्वार्टर्ड लॉरियल की शुरुआत 1909 में हुई थी, जब युवा एंटरप्रेन्योर यूजीन शुएलर ने एक कंपनी बनाई जो हेयर ड्रेसर्स को हेयर डाइज बेचती थी। सक्सेसफुल ब्रांड लॉन्चेस और एक्विजिशंस के माध्यम से बढ़ते हुए कंपनी लॉरियल ग्रुप बन गई। 2013 में लॉरियल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $94.76 बिलियन था और एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर $9 बिलियन खर्च किए गए थे। यह 27 ग्लोबल ब्रांड्स मार्केट करती है और 5 डिविजन्स में ऑपरेट करती है, जो हाई एंड लक्जरी कॉस्मेटिक्स, प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मास मार्केटेड कंज्यूमर ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बॉडी शॉप ब्रांड बेचती है। इसके कुछ आइकॉनिक ब्रांड्स YSL, राल्फ लॉरेन, लैंकम, कैरास्टेस, रेडken, Vichy, L'Oréal Paris, Maybelline और गार्नी। लॉरियल पेरिस कंपनी के कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन का इनोवेटिव ब्रांड, जो हाई एंड मास मार्केटेड हेयर केयर, हेयर कलर, स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स बेचता है। लॉरियल ब्रांड के यूनिवर्सल मैसेज द पावर ऑफ ब्यूटी को प्रमोट करने के लिए टेलीविजन, प्रिंट, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, इंटरैक्शन और सोशल मीडिया में एक रिच इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स का यूज करता है। 40 साल से भी ज्यादा पहले लॉरियल पेरिस ने अपने लेजेंडरी स्लोगन बिकॉज आई एम वर्थ इट के साथ एडवर्टाइजिंग की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दी थी।
1973 में मैकेन एरिक्सन की एक 23-year-old फीमेल कॉपीराइटर द्वारा लिखा गया, जब फेमिनिज्म का आइडिया अपने पीक पर था। इस स्लोगन ने महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन का मैसेज फैलाया। स्लोगन के पॉजिटिव और एम्पावरिंग सेंटिमेंट ने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स की एक लाइन डेवलप करने में मदद की, जिसे जेन फॉन्डा, जेनिफर लोपेज, बियॉन्से और ऐश्वर्या राय जैसे सेंशुअल डिवर्स इंटरनेशनल एम्बेसडर्स का सपोर्ट मिला। स्लोगन की टाइमलेस अपील का यूज लॉरियल पेरिस अम्ब्रेला के तहत बेचे जाने वाले कई ब्रांड्स में किया जाता है और बदलते समय के साथ इसे बिकॉज यू आर वर्थ इट और बिकॉज वी आर वर्थ इट में ट्वीक किया गया है। लॉरियल का मानना है कि इवेंट्स ब्रांड्स को लाइफ में लाते हैं और इसकी आईएमसी स्ट्रैटेजी का एक की कंपोनेंट है। यह कॉन फिल्म फेस्टिवल समेत लगभग हर इंटरनेशनल रेड कार्पेट से अपने ब्रांड एम्बेसडर्स की सेलिब्रिटी पावर के साथ प्रमोशनल इवेंट्स को इफेक्टिवली इंटीग्रेट करता है। लॉरियल अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को फैशन इवेंट्स के साथ भी अलाइन करता है। ग्रेजुएट फैशन वीक्स और फैशन वीक्स इन लंदन, टोरंटो और मेलबर्न जैसे ग्लोबल इवेंट्स को स्पॉन्सर करके लॉरियल पेरिस का पाउडर रूम, एक पॉपअप ब्रांड एक्सपीरियंस, फैशन इवेंट्स के दौरान सेटअप किया जाता है, जहां एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल एडवाइस, ब्यूटी टिप्स और गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो ऑडियंसेस तक सिंक्रोनाइज्ड ब्रांड मैसेजेस पहुंचाने में मदद करते हैं। लॉरियल अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशंस डेवलप करने में स्ट्रैटेजिक ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया में विजिबिलिटी हासिल करने के लिए पार्टनरशिप्स पर भी काम करता है। इसने एमी अवार्ड विनिंग फैशन रियलिटी शो प्रोजेक्ट रनवे के साथ सक्सेसफुली एसोसिएट किया, जिसने रेगुलरली अपने प्रोडक्ट्स को शो में फीचर किया। मास मीडिया स्पॉन्सरशिप्स के अलावा लॉरियल की आईएमसी स्ट्रैटेजी ऐसी पार्टनरशिप्स का यूज करती है जो मोर डायरेक्ट कम्युनिकेशंस पर काम करती हैं। 2013 में लॉरियल ने रेंट द रनवे के साथ पार्टनर किया, जो एक लीडिंग ऑनलाइन रेंटल फैशन स्टोर है, अपने कैंपस प्रोग्राम के लिए, जिसकी यूएस में 200 से ज्यादा कॉलेज कैंपसेस में प्रेजेंस थी और 11 लाख से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स तक पहुंच थी। आरटीआर के 1000 ब्रांड एम्बेसडर्स के नेटवर्क ने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इसके डिजिटल कैटलॉग्स, सोशल मीडिया और ऑर्गेनाइज्ड ग्रासरूट्स इवेंट्स का यूज किया। प्रोग्राम को लॉरियल ने अपने नेशनली सिंडिकेटेड टेलीविजन प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया। ऐसी एसोसिएशंस के माध्यम से लॉरियल स्पेसिफिकली टारगेटेड लेवल्स पर महिलाओं तक ब्यूटी और सेल्फ वर्थ का एक कोऑर्डिनेटेड मैसेज पहुंचाता है। लॉरियल अपने कंज्यूमर्स को ऑनलाइन लॉयल्टी प्रोग्राम्स जैसे लॉरियल पेरिस गोल्ड रिवॉर्ड्स में एंगेज करने के लिए अपनी आईएमसी के हिस्से के रूप में क्रिएटिवली इंटरैक्टिव मार्केटिंग का यूज करता है। कंज्यूमर्स ऑनलाइन क्रेडिट अर्न कर सकते हैं और पर्याप्त पॉइंट्स कलेक्ट करने पर फ्री प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन ब्यूटी वीडियोस की ग्रोथ को रिस्पॉन्ड करते हुए और एक स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज करते हुए लॉरियल ने एक वन स्टॉप ब्यूटी चैनल प्रोड्यूस करने के लिए यूट्यूब के साथ टीम अप किया। डेस्टिनेशन ब्यूटी नाम के इस ऑनलाइन चैनल ने अपने ऑडियंस को लेटेस्ट ट्रेंड्स, लुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऑफर की और ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए। 2014 में एक यूनिक ई ब्यूटी एक्सपीरियंस ऑफर करते हुए लॉरियल पेरिस ने अपना डिजिटल इनोवेशन ऐप मेकअप जीनियस इंट्रोड्यूस किया, जो एक वर्चुअल मेकअप टेस्टर है जो महिलाओं को स्मार्ट डिवाइसेस के माध्यम से अलग अलग लुक्स और प्रोडक्ट्स ट्राई करने की अनुमति देता है। लॉरियल का मानना है कि यह महिलाओं के मेकअप खरीदने के तरीके में रेवोल्यूशन लाएगा। लॉरियल ने अलग अलग लोकल मार्केट्स में अपनी ग्लोबल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को भी अडैप्ट किया है। उदाहरण के लिए मिडल ईस्ट में लॉरियल कम्युनिकेशन मैसेजेस डेवलप करते समय रीजन के ब्यूटी और कल्चरल नॉर्म्स के डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट पर विचार करता है। लॉरियल मानता है कि मिडल ईस्टर्न महिलाएं इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेंड्स तक ईजी एक्सेस के साथ अपने ब्यूटी चॉइसेस में और सोफिस्टिकेटेड होती जा रही हैं। लॉरियल ने मिडल ईस्ट में महिलाओं के साथ कनेक्ट करने के लिए आईएमसी टूल्स का एक केयरफुल ब्लेंड डेवलप किया है और साथ ही अपने ग्लोबल कम्युनिकेशन थीम्स के साथ सिनर्जी मेंटेन की है। मिडल ईस्ट में लॉरियल की आईएमसी स्ट्रैटेजी के की एलिमेंट्स में ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, इंटरैक्टिव मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग शामिल है। प्रत्येक टूल को लोकल प्रेफरेंसेस और कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट किया जाता है। मिडल ईस्ट के कई देश जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतार वर्ल्ड क्लास मॉल्स होस्ट करते हैं, जो लोकल फैमिलीज के लिए मुख्य एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस। लॉरियल इन रिटेल फैसिलिटीज का यूज रेलेवेंट ऑडियंसेस तक पहुंचने के लिए करता है। इन शॉपिंग मॉल्स के भीतर क्रिएटिव पॉइंट ऑफ परचेस डिस्प्लेज, सेल्स प्रेजेंटेशंस,
डेमोन्स्ट्रेशंस, सैम्पलिंग, एग्जिबिट्स और एक्सपीरियंसेस ऑफर करके। अपने वर्ल्ड वाइड अप्रोच को फॉलो करते हुए लॉरियल मिडल ईस्ट में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स का यूज करता है। 2012 में लॉरियल ने नाजवा करम, जो एक टॉप लेबनीज आर्टिस्ट हैं और अरब म्यूजिक वर्ल्ड की शाइनिंग सन के रूप में जानी जाती हैं, को मिडल ईस्ट में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। लॉरियल मिडल ईस्ट में पॉपुलर फेस्टिवल्स के लिए स्पेसिफिक प्रमोशनल कैंपेन्स भी डेवलप करता है। उदाहरण के लिए 2014 में सो कूटर ईद लुक कैंपेन ने अपने लेटेस्ट ब्रांड स्पोक्सपर्सन द्वारा एंडोर्स किए गए मोस्ट अवेटेड लॉरियल पेरिस ईद लुक के साथ ईद के त्योहार को सेलिब्रेट करने के आइडिया को प्रमोट किया। लॉरियल ने मिडल ईस्ट में अपना पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए ऑनलाइन फैशन स्टोर mood.com के साथ भी पार्टनर किया है। यह एक्सक्लूसिव ब्यूटी मीट्स फैशन वेबसाइट मिडल ईस्ट में कंज्यूमर्स को कंटेंट और कॉमर्स का एक डिस्टिंक्टिव मिक्स ऑफर करती है। लॉरियल अपने ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया के कंप्लीट इंटीग्रेशन के माध्यम से अपने मार्केटिंग मॉडल को ट्रांसफॉर्म करके ब्यूटी मार्केटिंग का चेहरा बदल रहा है। यह क्रिएटिव मैसेजेस डेवलप करने के लिए कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग का यूज करता है, जिसमें एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एस्पिरेशन शामिल हैं, ताकि इसकी ब्रांड इक्विटी बढ़े। ब्यूटी के सब्जेक्ट पर वेब पर 400 करोड़ से ज्यादा सर्चेस के साथ कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली डिजिटल और सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। लॉरियल ऐसे कंज्यूमर इंसाइट्स और डिजिटल रेवोल्यूशन को सीरियसली लेता है। हाउ टू वीडियोज, ट्रेंड्स पर इंफॉर्मेशन, फैशन टिप्स, वर्चुअल मेकअप ट्रायल्स, सेलिब्रिटी अपील्स का यूज करके और ग्लैमरस अवार्ड्स और फैशन इवेंट्स को कवर करके कंटेंट डेवलप करके लॉरियल ग्लोबली ब्यूटी के सब्जेक्ट के लिए रेलेवेंट बना रहता है।